चलो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइज। तो कल हम लोगों ने बैंकिंग वाला पार्ट देखा था, तो बैंकिंग वाले पार्ट में कल जितना भी पढ़ा है वो क्विकली रिवाइज करेंगे, देन मूव हेड टू द नेक्स्ट पार्ट। कल बैंकिंग वाले में हम लोगों ने देखा था बैंकिंग रेगुलेशन के हिसाब से बैड डेट्स के प्रोविजन। तो बैड डेट्स के प्रोविजन में मेनली चार चीज़ है: स्टैंडर्ड एसेट, सब स्टैंडर्ड एसेट, देन डाउटफुल एसेट, और डाउटफुल एसेट के अलावा लॉस ऑफ एसेट। इसके प्रोविजन के परसेंटेज याद है क्या तुम लोगों को? चलो एक एक करके बोलो। पहला स्टैंडर्ड एसेट। स्टैंडर्ड एसेट में तीन पार्ट है आपके। एग्रीकल्चर सेक्टर कितना था? 0.25। उसके बाद रियल इस्टेट के लिए 1%, और रियल इस्टेट के अलावा अदर के लिए 0.40। सब स्टैंडर्ड में वापस था सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड के लिए कितना? सिक्योर्ड पोर्शन के लिए 15, अनसिक्योर्ड के लिए 25%। उसके बाद डाउटफुल की अगर मैं बात करूं, हिंदुस सिक्योर्ड में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आपके दो पार्ट है। पहला आपका है विच इज़ रेगुलर वन 15%, इंफ्रास्ट्रक्चर है तो 20%, और अनसिक्योर्ड के लिए 25। देन उसके बाद डाउटफुल एसेट। डाउटफुल एसेट में वापस सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड। अनसिक्योर्ड पे तो 100% आएगा। डाउटफुल के लिए देखेंगे कि एक साल है तो एक साल तक के लिए कितना? 25। एक साल से ज़्यादा बट 3 साल तक, 3 साल को भी 40%, 3 साल के ऊपर 100%, एंड लॉस ऑफ एसेट 100। हिंदुस्तान करके कोई तो एक नाम है एंड ऑल। हाँ, तो फॉरफीचर हो चुका है, प्रो अलॉटमेंट हो चुका है। अब पहला या दूसरा वीडियो चेक करो, उसमें सारे डिटेल में डिस्कशन हो चुके हैं। चलो देन उसके बाद हम लोगों ने देखा था नेक्स्ट वन प्रोविजन के बाद ईसीजीसी कवरेज, एंड ईसीजीसी एंड डीआईजीसी कवरेज में से फॉर्मेट था आपका। तो आउटस्टैंडिंग लोन, उसमें से माइनस क्या करते थे? रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ योर सिक्योरिटी। नेक्स्ट बैलेंस आता था, वो नेक्स्ट बैलेंस में से हम लोग ईसीजीसी कवरेज माइनस करते थे। फिर आता था अनसिक्योर्ड पोर्शन। दो जगह प्रोविजन करते थे, अनसिक्योर्ड पोर्शन पे 100%, एंड जो आपका रियलाइजेबल वैल्यू है वो। अब रियलाइजेबल वैल्यू का पीरियड पे डिपेंड करता है। एक साल है तो 25, 2 साल है तो 40, 3 साल है तो भी 40, और 3 साल के ऊपर है तो 100%। देन उसके बाद हम लोगों ने किया था रीबेट ऑन अ बिल डिस्काउंटेड। नो, रीबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड में एक होता था आपका ओपनिंग रीबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड, दूसरा था करंट ईयर का रीबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड, और एक था क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रीबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड। ओपनिंग रीबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड पिछले साल का अनएक्सपायर्ड का प्रोविजन किया था ना, पिछले साल अनएक्सपायर्ड था, इस साल तो वो एक्सपायर्ड हो चुका ना, तो अकाउंटिंग एंट्री क्या पास करते थे? रीबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड टू डिस्काउंट अकाउंट। ये मेरा इनकम था। ओके, इस साल जो प्रोविजन हम लोग कर रहे थे तो वो तुम्हारे डिस्काउंट का इनकम नहीं है, तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू रीबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड। ओके, एंड करंट ईयर, तो ये डिस्काउंट अकाउंट ट्रांसफर कहाँ पे करते थे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये तीन अकाउंटिंग एंट्रीज उसकी होती थी। इसको कैलकुलेट कैसे करना था? तो कैलकुलेट करने के लिए पहले हम लोग लेते थे वहाँ पे ड्यू डेट, फिर अमाउंट, फिर डिस्काउंट, और डिस्काउंट के बाद डेज। डेज कहाँ से कैलकुलेट करते थे? 31 मार्च से लेके आपके ड्यू डेट तक। ओके, इतने का अगले पीरियड का इनकम है, तो अगले पीरियड का इनकम है तो इस पीरियड का इनकम नहीं है। तो फॉर्मूला भी दिया था मैंने आपको, डिस्काउंट रिसीव्ड, कल वाले सेशन में ये कवर है। डिस्काउंट रिसीव्ड प्लस ऐड क्या था? अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट एट द बिगिनिंग एंड लेस अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट एट द एंड। याद आया? डन। एक सेकेंड, पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन पे चलो। नाउ ये सामने आपका कैलकुलेशन 2015। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इंडियन बैंक प्रोवाइड यू द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स: बिल, डेट ऑफ बिल, अमाउंट ऑफ बिल, पीरियड एंड रेट ऑफ डिस्काउंट। पीरियड दिया हुआ है तो क्या आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा? पेटीएम का, हाँ पेटीएम का बाईबैक आज ही आया हुआ है, और मेरे हिसाब से ये वर्ल्ड सबसे फ्रॉडेस्ट बाईबैक रहेगा। इन लोगों ने जब आईपीओ लाया था तो उनका शेयर का प्राइस था सम अराउंड 2120। ये एक शेयर का प्राइस था, और ये खुद ही आज अपना शेयर बाईबैक कर रहे 600 रुपीज़ पे। द मोस्ट फ्रॉडलेंट बाईबैक टिल द डेट।
मार्केट में उनका शेयर उसके बाद डाउन हुआ है तो मेरे हिसाब से 70-80% डाउन है, 500 रुपये के आसपास शेयर चल रहा है। तो 500 में जिन्होंने खरीदा है उनको फायदा है कि 500 के लेके 600 में बेचो, बट जिन्होंने 2100 में खरीदा है राम भरोसे। चलो प्रो अलॉटमेंट प्लस वाला ठीक है, वो भी करवा दूंगा, डोंट वरी। चलो ड्यू डेट निकालना पड़ेगा मुझे इसके लिए सबसे पहले। ओके ड्यू डेट 15 जनवरी, पीरियड कौन सा है आपका 5 मंथ्स। पीडीएफ नहीं ऐसे कुछ मिलता नहीं अपने यहाँ पे, पागल है क्या? नहीं नहीं नहीं, आज तक कभी दिया है मैंने नहीं, काय को दूंगा फिर, सिंपल है, कभी दिया है पेटीएम करो। 15 तारीख शेयर कैपिटल का पीडीएफ मैंने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है ग्रुप पे, तो कैप्सूल वाले ग्रुप पे ही शेयर किया हुआ है, तो चेक कर लो। आपने कैप्सूल वाला ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आपको नहीं मिला रहेगा, देखो ध्यान से। 15 जनवरी 2015, तो 15 जनवरी 2015 से 5 महीने कैलकुलेट करो। जनवरी टू फरवरी, फरवरी टू मार्च, मार्च टू अप्रैल, अप्रैल टू मई, मई टू जून, 15 जून, 16, 17, 18, 18 जून, ये मेरा ड्यू डेट है 18 जून 2015। 10 फरवरी 4 मंथ, फरवरी टू मार्च, मार्च टू अप्रैल, अप्रैल टू मई, मई टू जून, जून टू अप्रैल टू जून, बस हो गया 4 महीने, 11, 12, 13, सो 13 जून 2015। अमाउंट दिया हुआ है 90,000, 60,000, डिस्काउंट का परसेंटेज 8%, 9%। नंबर ऑफ डेज, मेरा बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज कब हो रहा है 31 मार्च, जरूरी नहीं है हर बार, कभी कभी 31 दिसंबर भी हो सकता है, सो बी केयरफुल। मार्च से लेके कहाँ तक कैलकुलेट करना पड़ेगा, जून, तो मार्च के कितने, मार्च के दिन कुछ भी नहीं आएंगे ना, मार्च को बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज हो रहा है, अप्रैल के 30, मई के 31 और जून के 18, कितना 79। ओके इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करो, 90,000 इंटू 8% इंटू 79 डिवाइडेड बाय 365, सॉरी 1558, 58 ही कर देते ना, हाँ ठीक है। 60,000 ये कब है 13 जून, तो 13 जून इन दैट सिचुएशन, अप्रैल के 30, मई के 31 और ये 13, 74। कैलकुलेट 60,000 9%, 74 बाय 365, 1095, दोनों मिला के कितना हो गया 2653। ओके इसका अकाउंटिंग एंट्री रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड एक्चुअली कैलकुलेट करना था 2653, ये हम लोगों ने कैलकुलेट किया है। अकाउंटिंग एंट्री पूछा तो भी दे देंगे, क्या एंट्री होगा, नहीं ना क्लोजिंग एंट्री है ना, ये इस साल का इनकम नहीं है, सो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड, ये अकाउंटिंग एंट्री होगा 2653, 2653। ऑनलाइन वाले क्रिस्टल क्लियर है क्या, जल्दी बोलो। डन। नाउ एक और क्वेश्चन आप लोग मुझे करके बताओगे इमीडिएटली, वार्म अप क्वेश्चन समझो, तुम्हारा दिमाग चार्ज होने के लिए। मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है। ओके टर्म लोन दिया हुआ है। ओके Rajapita Bank has extended the credit line for the small scale industry which has not paid the interest since 2006। 2006 से उन्होंने इंटरेस्ट दिया नहीं है। आउटस्टैंडिंग लोन कब का है 2012 का है, तो 6 साल तो हो चुके। देन टर्म लोन दिया है और एक्सपोर्ट लोन दिया है 35 लाख एंड 30 लाख। ECGC कवरेज दिया हुआ है वहाँ पे 40-50%, सिक्योरिटी हेल्ड 15-10, रियलाइजेबल वैल्यू 10 एंड 15। कैलकुलेशन करना है, कर सकते क्या, चलो करें साथ में। पर्टिकुलर्स टर्म लोन और दूसरा कौन सा है एक्सपोर्ट लोन। आउटस्टैंडिंग लोन कितना था, आउटस्टैंडिंग लोन दोनों का 35 और 30।
एग्री? इसमें इसमें से माइनस क्या करेंगे, रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ एसेट। नाउ इसमें दो वैल्यू दिए ना, एक सिक्योरिटी हेल्ड और रियलाइजेबल वैल्यू। मैं कौन सा लूंगा, रियलाइजेबल वैल्यू। 10 लाख एंड 8 लाख, तो ये हुआ 25 और ये हुआ 22 माइनस DICGC या ECGC कवरेज। नाउ इसका कितना दिया है 40 और इसका कितना दिया है 50, 40% या 50%। 25 22 के निकालू कि आउटस्टैंडिंग लोन के निकालू? पक्का आउटस्टैंडिंग लोन का 40% 50% नहीं ना? हाँ तो बोलो 25 का 40%, 10 इसका निकाला और इसका 11। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, अनसिक्योर्ड पोर्शन। तो अनसिक्योर्ड पोर्शन इसका कितना है 15 और इसका कितना है 11। नाउ अब मुझे क्या करनी है, यहाँ पे मैं डबल अंडरलाइन करो, मुझे करनी है प्रोविजन, 100% प्रोविजन ऑन अनसिक्योर्ड पोर्शन। ओके तो 15 एंड 11, 100% कितना हो गया 15 एंड 11। अब जो मेरा रियलाइजेबल वैल्यू है बराबर सिक्योर्ड पोर्शन, उस सिक्योर्ड पोर्शन पे भी प्रोविजन करनी है, बट ये डाउटफुल कब से उस पर डिपेंड करता है, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल। तो 2006 से लोन आउटस्टैंडिंग है, 2006 से 2012 तक 6 साल हुए, यानी मोर देन 3 ईयर्स, तो ये भी 100% होगा। तो ये कितना हो गया 10 और ये कितना हो गया 8। तो टोटल प्रोविजन कितना हुआ, टोटल प्रोविजन 25 एंड 19। एग्री? पक्का एग्जाम में कर पाओगे अच्छे से? ऑनलाइन वाले डन डन। नाउ इसका फॉर्मेट बताओ बैलेंस शीट का, बैंकिंग का, CRDBO। तो यहाँ पे आ गए आपकी लायबिलिटीज 1 2 3 4 5। C का मतलब कैपिटल, R का मतलब रिजर्व्स, D का मतलब डिपॉजिट, O का मतलब बोरिंग और अदर करंट लायबिलिटीज बराबर। CRDBO। नाउ CBIAFO कैश बैंक इन्वेस्टमेंट, उसके अलावा एडवांसेस, फिक्स एसेट और उसके अलावा अदर करंट एसेट। तो ये हो गए 6 7 8 9 10 एंड 11 टोटल। उसके बाद 12 वाला कौन सा आएगा आपका, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। तो ये फॉर्मेट आपको पता है। देन इसके बाद आपका कौन सा फॉर्मेट है, तो इसके बाद आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पार्ट 1 बनता है आपका विच इज कॉल्ड एज व्हाट, इनकम। इनकम में 2 शेड्यूल आते हैं, इंटरेस्ट अर्न और दूसरा कौन सा आता है, अदर इनकम। ये 2 शेड्यूल है आपके। डन। उसके बाद शेड्यूल नंबर 2, इनकम के बाद क्या है आपका, एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस की अगर मैं बात करूं, इन दैट सिचुएशन इंटरेस्ट एक्सपेंडेड और ऑपरेटिंग एक्सपेंस, अदर एक्सपेंस नहीं रहे, ऑपरेटिंग 13 14 15 16। उसके अलावा प्रोविजन, प्रोविजन कौन से, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। यहाँ पे प्रपोज डिविडेंड नहीं लेने का, कहाँ लेने का, अप्रोप्रिएशन में। तो यहाँ का टोटल हो गया थर्ड क्या, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर प्लस एड प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस ईयर। नाउ इसमें से 4th वन कहाँ चला जाएगा, अप्रोप्रिएशन। अप्रोप्रिएशन में से 25% किसको, स्टैट्यूटरी रिजर्व बोला है या नहीं भी बोला है, एंड यहाँ पे आएगा प्रपोज डिविडेंड और बाकी का कहाँ पर चलाएगा, कैरी फॉरवर्ड टू द बैलेंस शीट। डन डन डन। नाउ ये फॉर्मेट इसीलिए रिवाइज किया है ताकि अभी अपन इसके क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। हाई ला ऑनलाइन में कुछ गड़बड़।
आपको 2 मिनट।
मैं इनको रिकॉर्ड करके अपडेट कर दूंगा, तुम लोग कंटिन्यू करो। चलो ओके, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। नाउ 2009 December, following is the information, prepare a profit and loss account of German bank for the year ended 31st March 2009। तो यहाँ पे बनाया कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही बनाना है। ओके, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, कमीशन, एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, डिस्काउंट, इंटरेस्ट ऑन कैश क्रेडिट, इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट, रेंट एंड टैक्सेस, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, डायरेक्टर फी के बाद ऑडिटर फी, इंटरेस्ट ऑन सेविंग डिपॉजिट, पोस्टेज, प्रिंटिंग, सन्ड्री चार्जेस, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, बैड डेट्स 40,000, टैक्स का प्रोविजन, ये दिया है 10 मार्क के लिए। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, रेगुलर वाला फॉर्मेट ड्रॉ करना है। गिव द हेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर ईयर एंडेड, शेड्यूल 1 इनकम, ये कौन सा आएगा 13 14, कौन सा इंटरेस्ट ऑन एंड अदर इनकम। देन एक्सपेंडिचर 15 16, प्रोविजन कॉन्टिजेंसीज के लिए कुछ भी नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड अप्रोप्रिएशन, बस इतना करवा के रखना है। उसके नीचे आपको शेड्यूल बनाना है और सारी पोस्टिंग यहाँ पे करनी है। तो यहाँ से आप 1 बाय 1 करके मुझे एक एक करके बताओ कि ये एक्चुअल में जाएगा कहाँ पे। ओके, इंटरेस्ट ऑन लोन, बैंक के हिसाब से सोचो, बैंकिंग के हिसाब से हम लोगों ने लोन से एडवांसेस दिए, तो मुझे इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है मेरा 2,56,000, ये कहाँ पे जाएगा, कौन से शेड्यूल में जाएगा, शेड्यूल नंबर 13 की शेड्यूल नंबर आपका इंटरेस्ट एक्सपेंडेड 15, शेड्यूल नंबर 13 इनकम है मेरा, तो ये शेड्यूल नंबर 13 में चला जाएगा। बी केयरफुल। इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, एक्सपेंडेड शेड्यूल नंबर 15। देन उसके अलावा कमीशन, कौन सा वाला कमीशन, ये कमीशन दिया तो है बट कौन सा वाला कमीशन 14, बस कमीशन रिसीव्ड है कि पेड है, कुछ बोला है क्या, नहीं 14 में डालो, कुछ नहीं बोला है उन्होंने तो कमीशन। एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस इनकम है 16, डिस्काउंट ऑन बिल डिस्काउंटेड, इसका क्या करोगे, डिस्काउंट ऑन बिल डिस्काउंटेड, शेड्यूल नंबर 13 पक्का, हाँ या ना, अरे बोलो जल्दी, शेड्यूल नंबर 13। इंटरेस्ट ऑन कैश क्रेडिट, शेड्यूल नंबर 13। इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट, ये कहाँ पे चला जाएगा, इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट, ये इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट पेड है इसलिए ये 15 में चला जाएगा। रेंट एंड टैक्सेस 16, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, क्या ये मेरी इनकम है 13, डायरेक्टर फी 16, ऑडिटर फी 16, इंटरेस्ट ऑन सेविंग डिपॉजिट देना है 15, पोस्टेज एंड टेलीग्राम 16, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 16, सन्डी चार्जेस 16, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, अदर इनकम 15 क्यों 14 ना, अदर इनकम 15 तो एक्सपेंस वाला ना। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या 14, बैड डेट्स रिटर्न ऑफ 40,000 एंड प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 55। नाउ बैड डेट्स ऑल फिगर्स आर इन व्हाट, उन्होंने कुछ दिया है कैसे, नहीं, तो फिगर्स कैसे दिए नहीं बोला है उन्होंने, तो 40,000 हम लोग क्या करेंगे, प्रोविजन करके डिस्क्लोज करेंगे, कहाँ पे, ये वाले प्रोविजन में, कितना 40,000, एंड प्रोविजन फॉर टैक्सेशन वो कैलकुलेट करना पड़ेगा, प्रॉफिट कितना है कितना नहीं। एक काम करो, जितने भी 13 दिखाई दे रहे हैं ना उनका टोटल लो, 13 1 2 2,23,000 3, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट 4, कितना 7,79,000 आया क्या, 7,79,000। ओके, नाउ उसके बाद ध्यान से देखो, यहाँ तक आ गए सब लोग। शेड्यूल नंबर 14 का टोटल लो वहाँ पे 5,200, उसके अलावा 14 कहाँ पे, दो जगह पे, ये वाला इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट 2,000 प्लस 4,000,
11,200। अब इन्होंने क्या किया हुआ है, वो बिल डिस्काउंटेड वाला यहाँ कंसिडर किया हुआ है इंटरेस्ट अर्न, और यहाँ पे हम लोगों ने 11,200 की जगह वहाँ पे 9,200, तो फ़र्क उतना चल जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन कौन सा है आपका, एक मिनट, शेड्यूल नंबर 15, एक मिनट, 15 कितना है आपका, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, टेक ऑन अ कैलकुलेटर, इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट और इंटरेस्ट ऑन सेविंग डिपॉजिट, तीनों मिला के 3,85,000। तो 3,85,000 दिस इज डन, ये आ गया अपना बराबर। अब बाकी का क्या बचा है, शेड्यूल नंबर 16 करो, शेड्यूल नंबर 16 54, उसके बाद 18, उसके बाद 3,000, उसके बाद 1,200, उसके बाद 1,400, उसके बाद 2,900, 1,700, 82,200। ओके, अपन ने राउंडेड ऑफ नहीं किया, यानी इन्होंने एक्चुअली इसको डिग्रेड किया हुआ है, थाउजेंड्स में कन्वर्ट किया, अपन ने कन्वर्ट नहीं किया, क्यों ही करे, छोटी छोटी फिगर ही है। नाउ ये सारे एक एक करके पोस्ट करेंगे ना, तो शेड्यूल नंबर 13 पोस्ट किया, 14 पोस्ट किया, 15 16 पोस्ट किया। अब मैं बताता हूँ क्या हो, आपको वो ध्यान से देखो, ये इंपॉर्टेंट है, मैंने ये क्यों करवाया, टोटल एंड ऑल दैट 55% की प्रोविजन के लिए ये सारी रामायण चल रही है, बाकी कुछ और रीज़न है ही नहीं। आप 781 प्लस 9.20, टोटल इनकम कितना हुआ आपका 760.20, इसमें से 385 का खर्चा गया, उसमें से 82.20 मतलब 82,200 का खर्चा गया, उसके बाद 40,000 गया, तो बैलेंस कितना बचा मेरे को इतना बताओ। 760.20 माइनस करो 385, 82.20 एंड 40,000 माइनस करो सब कुछ, 2,53,000 पक्का, एग्री है सब लोग, पक्का ना, कोई चेंज नहीं। ओके, तो इतना राइट नाउ मेरा प्रॉफिट है ना, इवन आफ्टर गोइंग द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, मेरा प्रॉफिट फिलहाल के लिए कितना है 2,53,000 आ रहा है कि सबका, यस। प्रोविजन कितना बोला उन्होंने, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 55%, तो इसका 55% कितना आता है, $1,39,150, इतना। तुमने प्रॉफिट कुछ गड़बड़ किया है कैलकुलेशन में, चेक करो, कुछ तो गड़बड़ किया है कैलकुलेशन में तुमने। सब लोग क्यों नहीं करते, मेरे को यही समझ में नहीं आता। 760.20 माइनस 385 माइनस 82.20, $790 है। ओके, अच्छा इनका प्रिंटिंग मिस्टेक है, 790.20 है ना। ओके, 790.20, इसमें से 385 गए, इसमें से 82.20 गए, और इसमें से 40,000 गए, 2,83,000, है मैं राइट। सो मेरा प्रॉफिट कितना दिख रहा है 2,83,000, इसका 55%, तो इसका 55, इसका 55%, तो वो आता है 155.65, इतना क्या हो जाएगा प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। अब ध्यान से देखो, ये 40,000 प्लस ये 1,55,650, दोनों मिला के इतना ही आ रहा है क्या, 195.65, हाँ आ रहा है ना, यस। तो ये प्रोविजन जाएगा, उसके बाद मुझे क्या मिला, करंट ईयर प्रॉफिट। करंट ईयर प्रॉफिट का क्या करना है, 25% कहाँ डालना है, स्टैट्यूटरी रिजर्व। सर क्वेश्चन में तो बोला नहीं है, क्वेश्चन में नहीं बोला है तो भी डालना ही डालना है, समझ में आ गया। ये प्रोविजन कैसे निकाली, समझ में आया क्या। ओके, मैंने टोटल इनकम लिया, उसमें से शेड्यूल नंबर 14 का इनकम हटाया,
शेड्यूल नंबर 15 का इनकम हटाया, शेड्यूल नंबर 16 का इनकम हटाया, इवन प्रोविजन भी हटाया, कुछ एक्सपेंस जाना बाकी था क्या? नहीं। तो ये मेरा प्रॉफिट था बिफोर टैक्स, 55% टैक्स निकाल दिया, ओके। और वो टैक्स यहाँ पे नोट डाउन करने के बाद प्रॉफिट निकाल, और प्रॉफिट के 25% स्टैट्यूटरी रिजर्व को बोला है या नहीं भी बोला है तो भी करना है, ओके। स्टेप बाय स्टेप करके, फॉर्मेट ड्रॉ करके, शेड्यूल के नंबर निकाल के, इवन शेड्यूल्स में पर्टिकुलर्स रुपीस करके कैलकुलेशन करो। 10 में से 10 मार्क तुम्हारे हैं, और काफ़ी स्कोरिंग है बैंकिंग में, और कुछ भी वैरायटी नहीं है, ओके। चलो एक और उसी टाइप का क्वेश्चन है, मैं बताता आपको। 2016 वाला क्वेश्चन, ओके। फॉलोइंग आर द डिटेल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ हेवन प्राइवेट लिमिटेड 31 मार्च 2016। एक सेकेंड के लिए रुको, इनको अपडेट दे देता। Next one. Following are the detail extracted from the books of Haven Bank Limited, commercial bank, as on 31st March. उन्होंने दिया हुआ है इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट रिसीव्ड दिया है, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, सब्सक्राइब कैपिटल, सैलरी, डायरेक्टर, रेंट, अलाउंस, पोस्टेज एंड टेलीग्राम। उसके अलावा स्टैट्यूटरी रिजर्व, कमीशन, प्रॉफिट एक्सचेंज, प्रॉफिट ऑन सेल, डेप्रीसिएशन, लॉ चार्जेस, ऑडिट फी, और बहुत सारे एडजस्टमेंट दिए उन्होंने। अ कस्टमर to whom the 100 lakh has been advanced has become insolvent and expected only 50% recover from the estate. तो बैड डेट्स का प्रोविजन करना पड़ेगा। देर इज अनदर डेप्ट ऑफ 15 हु इज फाउंड टू बी नेसेसरी बाय द ऑडिटर, रीबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड, ओके। प्रोवाइड 65 lakh फॉर इनकम टैक्स, डायरेक्टर डिसाइडेड टू डिक्लेयर 10% डिविडेंड, स्टैट्यूटरी रिजर्व्स 25%, वैसे भी करते अपन। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पिछले साल का कुछ है क्या? नहीं। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड नोट्स एंड शेड्यूल नीड नॉट बी अ पार्ट ऑफ आंसर। बस इससे बेटर और कुछ नहीं हो सकता है। शेड्यूल आपके आंसर्स का पार्ट नहीं है, और ऊपर से ये क्वेश्चन 10 मार्क के लिए पूछा गया है। हाँ, तो रैंडमली आप बना सकते हो, बट शेड्यूल से ही किया हुआ ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वो सीक्वेंस एंड फ्लो में आएगा। फॉर्मेट पता है, इनकम, इनकम के अलावा एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड अप्रोप्रिएशन। उसके बाद नीचे क्या करोगे? रैंडमली शेड्यूल बनाओगे। शेड्यूल 13, 14, 15, 16 पता है आप लोगों को शेड्यूल। चलो एक एक करके मुझे ये बताओ कि ये जाएगा कहाँ पे। शेड्यूल नंबर 13 में कौन सा जाएगा, 14 में कौन सा जाएगा, और 15 में कौन सा जाएगा? रेडी, डन। इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट रिसीव्ड, ये कहा जाएगा 13। इंटरेस्ट पेड ऑन डिपॉजिट 15। इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल शेड्यूल 1। सैलरी एंड अलाउंसेस 16, डायरेक्टर अलाउंसेस 16, रेंट 16, पोस्टेज 16। ये पेपर पे ऐसे ही करो तो इसके हिसाब से आपको सॉल्व करने में आसान हो जाएगा। स्टैट्यूटरी रिजर्व फंड, रिजर्व्स सेकेंड, कमीशन, एक्सचेंज एंड ब्रोकरेज, अदर इनकम 14, प्रॉफिट ऑन ट्रांजैक्शन 14, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 14, डेप्रीसिएशन बैंक प्रॉपर्टीज 16, लॉ चार्जेस 16, ऑडिट फी 16। ये सब कुछ कर लिया। अब इसके बाद उन्होंने क्या बोला है? 100 लाख। ये सारे फिगर्स कैसे दिए? लाख में। तो उसमें से एक 100 लाख के एडवांसेस दिए थे जो कि इंसॉल्वेंट हो चुका है। अब इंसॉल्वेंट हो चुका है तो उन्होंने क्या बोला? एक्सपेक्टेड ओनली 50% रिकवर्ड फ्रॉम हिज स्टेट। 50% रिकवर हो रहा है 100 में से, तो 50% बैड डेट्स भी तो है ना, तो प्रोविजन करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? कितने का प्रोविजन करूं? 50। तो मैं प्रोविजन में गया, अपन एक्सपेंडिचर में प्रोविजन कर देना, किया क्या इन्होंने? प्रोविजन 50। समझ में आया? नेक्स्ट उसके बाद क्या किया उन्होंने? सेकेंड एडजस्टमेंट, देयर इज अदर डेप्ट। ऑडिटर को लगता है 15 लाख की प्रोविजन करनी जरूरी है। हाँ, तो ऑडिटर ने बोला है तो करना पड़ेगा प्रोविजन, क्योंकि उसके हिसाब से बैड डेट्स होने के चांसेस है। तो जाओ प्रोविजन में वापस। एडिशनल 15 का प्रोविजन किया कि नहीं किया? किया। नेक्स्ट वन क्या है उसका? रीबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड। ये दो दिए हुए हैं, तो क्या करेंगे? कैसे करेंगे? हाँ, 2 दिया है तो क्या फर्क गिरता है? अपन ने रीबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड कैलकुलेट करना सीखा है। इस साल का क्या करेंगे? माइनस। पिछले साल का क्या करेंगे? ऐड। द रीजन इज दैट इस साल का इनकम नहीं है, बट पिछले साल का एक्सपायर्ड, अनएक्सपायर्ड इस साल का एक्सपायर्ड है,
तो आपका रीबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड कितना है 1,20,000 एंड 1,60,000। देखते नाउ ये कौन सा है आपका 2015, तो उसको क्या किया उन्होंने ऐड, और 2016 करंट ईयर का उसको क्या किया है लेस। ये अपन ने जब रीबेट के क्वेश्चन किए थे तब भी किया था, इसलिए वो छोटे छोटे कंसेप्ट क्लियर होने जरूरी है। देन 65 लाख का क्या करना है प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, तो ये कहा जाएगा प्रोविजन में, डालो प्रोविजन में, डाल दिया क्या यस। प्रोविजन के बाद नेक्स्ट वन क्या है डायरेक्टर डिक्लेयर डिविडेंड 10%, ये 10% डिविडेंड किस पे आएगा शेयर कैपिटल पे। शेयर कैपिटल है क्या मेरे पास, कहाँ है शेयर कैपिटल, ये है शेयर कैपिटल 100 का 10% कितना 10 कहाँ जाएगा अप्रोप्रिएशन में, तो अप्रोप्रिएशन में गया प्रपोज डिविडेंड कितना 10। उसके बाद क्या बोला उन्होंने 25% स्टैट्यूटरी रिजो, तो पहले प्रॉफिट निकाले फिर 25% स्टैट्यूटरी रिजो, सब कुछ हो गया है। शेड्यूल नंबर 13 ये रीबेट का एडलेस किया 389 पोस्ट किया क्या यहाँ पे किया। उसके बाद शेड्यूल नंबर 14 एक्सचेंज 48 वाला इनकम शेड्यूल नंबर 14 में डाला है क्या, डाला है। टोटल कितना आया 437। फिर शेड्यूल नंबर 15 में मेरे हिसाब से एक ही आइटम था तो 204। अदर एक्सपेंसेस टोटल कितना है आपके अदर एक्सपेंसेस 46, तो ये 46 ऊपर से 50 वाला इंसॉल्वेंसी वाला ये ऑडिटर ने बोला, और ये टैक्स का प्रोविजन, टोटल प्रोविजन कितना 130। तो करंट ईयर का प्रॉफिट कितना आया 57, पिछले साल का प्रॉफिट है ही नहीं ये उन्होंने बोला। इसका 25% कितना 14.40, बाकी का बैलेंस कैरी फॉरवर्ड टू द बैलेंस शीट। 10 मार्क के लिए ओके कंफर्टेबल। नाउ ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है जस्ट फॉर द कंसेप्ट क्लैरिटी पर्पज। 2018 June, now 2018 June given below is the balance sheet, details of the advances as given as follows, interest earned and interest received, ये दोनों चीजें दी हुई है। now परफॉर्मिंग एसेट और दूसरा कौन सा आपका नॉन परफॉर्मिंग एसेट, एक आपका है परफॉर्मिंग एसेट दूसरा है आपका नॉन परफॉर्मिंग। मतलब क्या हुआ परफॉर्मिंग एसेट एंड नॉन परफॉर्मिंग एसेट का मतलब क्या हुआ बोलो बोलो। परफॉर्मिंग एसेट का मतलब ये हो गया कि जिसको मैंने लोन्स एंड एडवांसेस दिए, तो एडवांसेस मतलब शेड्यूल नंबर 9 ये मेरा एसेट है ना, वो जिनको लोन्स एंड एडवांसेस दिए वो टाइम टू टाइम प्रिंसिपल भी दे रहे इंटरेस्ट भी दे रहे, दे आर कॉल्ड एज व्हाट परफॉर्मिंग एसेट। और नॉन परफॉर्मिंग मतलब इन नालायकों को लोन्स एंड एडवांसेस दिए बट ये पैसा पे नहीं कर रहे, एक तो प्रिंसिपल डिफॉल्ट कर रहे या फिर इंटरेस्ट डिफॉल्ट करे, देन इट इज कॉल्ड एज व्हाट नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अब जरा ध्यान से देखो, जो एसेट परफॉर्म कर रहा है तो ईएमआई के ड्यू डेट्स होते हैं ना, एक आध दिन ड्यू डेट के टाइम पे पैसा नहीं दिया 10 दिन उसने लेट दिया तो भी अपन इनकम एज्यूम करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे क्योंकि यार ये कंटिन्यूअसली क्या कर रहा है परफॉर्म कर रहा है, करते कि नहीं करते यस। तो परफॉर्मिंग एसेट में हम लोग क्या करते इंटरेस्ट अर्न को कंसिडर करते हैं, इंटरेस्ट रिसीव्ड को नहीं। क्योंकि अर्न को क्यों कंसिडर करते, क्योंकि अगर थोड़ा सा आउटस्टैंडिंग भी है तो भी ये कंटिन्यूअसली परफॉर्म कर रहा है, इस पे भरोसा है ये पैसा देगा, आज का कल देगा बट देगा, बिकॉज ही इज अ परफॉर्मिंग एसेट। नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है आपकी, इसका इंटरेस्ट अर्न कंसिडर करेंगे क्या ड्यू, पहिलेच नॉन परफॉर्म है ये प्रिंसिपल नहीं दे रहा, इंटरेस्ट नहीं दिया, इसने इंटरेस्ट दिया तो समझो कि अपना इनकम है, इंटरेस्ट दिया ही नहीं तो इनकम नहीं है, तो उसके लिए कौन सा कंसिडर करेंगे इंटरेस्ट रिसीव्ड। तो ये बैंकिंग का प्रिंसिपल है कि परफॉर्मिंग एसेट है तो इंटरेस्ट अर्न कंसिडर करना है, और नॉन परफॉर्मिंग एसेट है तो इंटरेस्ट रिसीव्ड कंसिडर करना है, और इनकम को क्या करना है रिकॉग्नाइज करना है। बस ये प्रिंसिपल फॉलो करने के लिए 4 मार्क है आपको, कुछ भी नहीं है। कैसे आंसर प्रेजेंट किया देखो एक बार, बस इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन इसमें एक परफॉर्मिंग है एक नॉन परफॉर्मिंग है, इंटरेस्ट ऑन कैश क्रेडिट एक परफॉर्मिंग है एक नॉन परफॉर्मिंग है, इंटरेस्ट ऑन बिल परचेज एक परफॉर्मिंग एक नॉन परफॉर्मिंग। परफॉर्मिंग में कौन सा लोगे अर्न अर्न एंड अर्न, तो परफॉर्मिंग एसेट का अर्न कितना है 120 750 150 120 750 150, और नॉन परफॉर्मिंग का क्या चेक करोगे रिसीव्ड एंड
रिसीव्ड। रिसीव्ड कितना है 5 12 20, 5 12 20। तो प्रिंसिपल याद हो गया, कहीं तो लिख के रखो टॉप ऑफ द पेज पे। परफॉर्मिंग एसेट ऑन नॉन परफॉर्मिंग एसेट रिसीव्ड। सो परफॉर्मिंग नॉन परफॉर्मिंग का इनकम कैसे रिकॉग्नाइज किया, वो किया। ईसीजीसी कवर किए, प्रोविजन के क्वेश्चंस कवर किए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किया। एक की बाकी है विच इज़ द बैलेंस शीट, वो भी देख लेते हैं। डन। रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट कैलकुलेट कर पाओगे ना? एक्चुअली इस पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्वेश्चन ही ज़्यादा है। ये एक क्वेश्चन है वो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ही है। करेगी तुम लोग करोगे? हाँ, पास्ट एग्जाम में बैलेंस शीट पे क्वेश्चन आया ही नहीं है, ये आया वो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ही है। बोलो क्या करना है, मॉड्यूल पे से करें? ओके ये वाला एक कर दो 2 सेकेंड में। ओके ये मॉड्यूल का क्वेश्चन है, सेम ही है अभी दिया हुआ। कमर्शियल बैंक है, ओके, उसका इंटरेस्ट का इनकम कंसिडर करना है। यहाँ दिया है परफॉर्मिंग और यहाँ पे दिया हुआ है नॉन परफॉर्मिंग। क्या करोगे? परफॉर्मिंग के लिए कौन सा कंसिडर करोगे? इंटरेस्ट अर्न, मतलब ये को ना 240, 1500 एंड 300। नॉन परफॉर्मिंग के लिए कौन सा करोगे? यानी कौन सा 10, 24 एंड 40 कर पाओगे? बैलेंस शीट का क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाओ। इनका क्या करे? बैलेंस शीट आएगा तो भी 10 मार्क के लिए आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पूछेंगे तो दोनों नहीं पूछेंगे कि बैलेंस शीट भी बनाओ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाओ। एक तो सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस पूछेंगे 10 मार्क के लिए, या सिर्फ बैलेंस शीट बोलेंगे 10 मार्क के लिए, बट इंक्लूडिंग अ शेड्यूल। बट ज़्यादातर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पूछेंगे, क्योंकि सिर्फ बैलेंस शीट पूछने में नॉलेज कुछ भी टेस्ट नहीं होता है, क्योंकि आपको पता है ये इधर डालने का, ये इधर डालने का, इधर डालने का, तो वहाँ पे टेस्ट कुछ भी नहीं होता, उस पर एडजस्टमेंट भी दे नहीं सकते। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रोविजन वाला एडजस्टमेंट डाल सकते, उसके अलावा स्टैट्यूटरी का एडजस्टमेंट डाल सकते। बच्चा वहाँ भूल गया, हाँ काटो इसका मार्क। दैट इज द रीज़न प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ज़्यादा पूछा जाता है, या फिर छोटे छोटे कंसेप्ट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पूरा क्वेश्चन आ सकता है वहाँ पे, बट वो भी क्या करते हैं, वो छोटा साइज का पूछते हैं, लाइक बहुत ज़्यादा वैरायटी नहीं पूछेंगे वो वाला क्वेश्चन। ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट अपन जो पूरा करते हैं ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड ऑल दैट, उसमें एक तो प्रॉफिट एंड लॉस या बैलेंस शीट वाला। मैंने पास्ट एग्जाम के क्वेश्चन किए अपना जो रेगुलर फेस टू फेस क्लास में, एक PDF शेयर किया था, वो पास्ट वाले ही थे आपके, तो वो भी कर लोगे तो भी काफ़ी है। हाँ हाँ, तो रेगुलर वन ना, जहाँ बायबैक किया वहाँ शेयर कैपिटल माइनस करो, जहाँ बोनस शेयर इशू किया वहाँ ऐड करो, वो वाला ना। हाँ
अगर नहीं समझ में आया तो पूछो, मैं क्लियर करता। ओके इसके आइटम डिस्कस करने वन बाय वन। ये ध्यान से देखो, ये डेबिट बैलेंस है आपका, बराबर। नाउ डेबिट बैलेंस है तो आप मुझे ये बताओ कैश क्रेडिट ये कहाँ पे चला जाएगा आपका? कैश क्रेडिट, कैश क्रेडिट डेबिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस है तो पहली चीज़ तो एक एसेट साइड पे जाएगा। एसेट साइड पे अंडर CBIAFO कैश क्रेडिट CC लिमिट जिसको बोला जाता है एडवांसेस में जाता है, तो शेड्यूल नंबर 9 शेड्यूल नंबर 9 कैश इन हैंड शेड्यूल नंबर 6 पे चला जाएगा। देन शेड्यूल नंबर 6 के बाद कैश विथ RBI, कैश विथ RBI तो इसको कैश ही बोला जाता है, तो ये भी शेड्यूल नंबर 6 ओके। कैश विथ अदर बैंक, अब कैश विथ अदर बैंक तो ये बैंक बैलेंस हुआ ना, तो ये कहाँ पे जाएगा? शेड्यूल नंबर 7। बी केयरफुल, अगर कोई डाउट है तो बोलो। मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, ये भी बैंक बैलेंस ही है। मनी कॉल करने पे आपको मिलेगा या शॉर्ट नोटिस पे आपको मिलेगा, आपने किसी को एडवांस करके ही दिया है, तो ये भी शेड्यूल नंबर 7 में ही जाएगा। गोल्ड इन्वेस्टमेंट है तुम्हारा 8, गवर्नमेंट सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट है 8। करंट अकाउंट, अगर मैं करंट अकाउंट की बात करूं तो करंट अकाउंट स्पेसिफिकली उन्होंने कुछ बोला है क्या? बोलो फिर क्या करें इसको, करंट अकाउंट को, इसको बैंक बैलेंस ट्रीट किया जाएगा। हाँ, करंट अकाउंट को अगर क्रेडिट बैलेंस है, ओके क्रेडिट बैलेंस, तो फिर वो डिपॉजिट में अपन कंसिडर करेंगे। यहाँ पे अपन बैंक बैलेंस ही ट्रीट करेंगे, तो शेड्यूल नंबर 7। प्रीमाइसिस फिक्स एसेट है, फिक्स एसेट का शेड्यूल 10। फर्नीचर 10। टर्म लोन तो ये लोन्स एंड एडवांसेस में जाएगा, तो शेड्यूल नंबर 9 ओके। देन क्रेडिट बैलेंस शेयर कैपिटल शेड्यूल नंबर 1। स्टैट्यूटरी रिजर्व शेड्यूल नंबर 2। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर शेड्यूल नंबर 2। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शेड्यूल नंबर 2। फिक्स्ड डिपॉजिट 3। सेविंग डिपॉजिट 3। देखो मैंने करंट अकाउंट बोला था, करंट अकाउंट अगर डेबिट बैलेंस है तो शेड्यूल नंबर 7 में डालना है आपको, और शेड्यूल नंबर 7 के बाद अगर आपका क्रेडिट बैलेंस है तो शेड्यूल नंबर 3। बिल्स पेएबल तो ये अदर करंट लायबिलिटी शेड्यूल 5। एंड बोरिंग फ्रॉम बैंक, तो बोरिंग फ्रॉम बैंक कहाँ पे आएगा? शेड्यूल नंबर 4। बिल फॉर कलेक्शन ये शेड्यूल नंबर 12 में कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी करके दिखाना है। एक्सेप्टेंस एंड एंडोर्समेंट ये शेड्यूल नंबर 12 में कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी करके दिखाना है। क्लेम नॉट एक्नॉलेज एज अ डेप्ट, पैसा डूब गया तुम्हारा, बराबर। क्लेम अगेंस्ट द बैंक नॉट एक्नॉलेज एज अ डेप्ट, तो इसका क्या करोगे? हाँ, बिल फॉर कलेक्शन नोट करके लिखना है। कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी बैलेंस शीट में आता नहीं, अकाउंटिंग एंट्री होती नहीं, अकाउंटिंग एंट्री होती नहीं तो जिसके कारण डबल इफेक्ट आता नहीं है, जस्ट डिस्क्लोज इट बाय वे ऑफ नोट ओनली। क्लेम अगेंस्ट बैंक एक्नॉलेज एंड डिप्रीसिएशन, ये बताओ डिप्रीसिएशन तो बचपन से करते आ रहे, क्या एसेट में से माइनस करो, और शेड्यूल नंबर 16 मुझे क्लेम का बताओ क्या करना है?
बोलो, नॉट एक्नॉलेज एज अ डेब्ट का मतलब क्या हुआ? क्लेम अगेंस्ट द बैंक। क्लेम अगेंस्ट बैंक का मतलब क्या होता है कि बैंक के खिलाफ अपन ने क्लेम किया हुआ है। ओके, नाउ इन दैट सिचुएशन अगर बैंक के खिलाफ तुमने क्लेम किया हुआ है बट उसको एक्नॉलेज नहीं किया है, पैसा देना पड़ भी सकता है नहीं भी देना पड़ सकता है, देन दिस इज व्हाट? कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी बुक्स में एंट्री पास होता ही नहीं, तो ये भी कहाँ पे जाएगा? शेड्यूल नंबर 12। ओके, इसके अलावा कुछ और एडजस्टमेंट है जो आपको आ सकते हैं, एक बार डिस्कस करते हैं वन बाय वन। 2 सेकेंड, कुछ हो रहा है कि इनका देखते हैं। खुल जा सिम से। चलो ठीक है, नहीं हो रहा। ओके, एनीवेज, एडजस्टमेंट 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 के इफेक्ट डिस्क्लोज करेंगे, देन विल वाइंड अप। बैलेंस शीट वाला एक क्वेश्चन हो गया है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट, इसका इफेक्ट कहाँ पे दोगे? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट एक शेड्यूल नंबर 9 में से माइनस करेंगे क्योंकि ये लोन डूबने वाला है। सेकेंड, दूसरा इफेक्ट शेड्यूल नंबर 16 ऑपरेटिंग एक्सपेंस में डिस्क्लोज करोगे एज व्हाट? प्रोविजन। शेड्यूल नंबर 16 नहीं बोल सकते, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ऑपरेटिंग एक्सपेंस के बाद आपका होता है ना वहाँ पे प्रोविजन एंड कॉन्टिजेंसीज, वो कहाँ पे चला जाएगा? तो वहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएगा। देन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स के बाद रीबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड, रीबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड, ये एडजस्टमेंट आ सकता है। एक शेड्यूल नंबर 13 में से उसको क्या करना है? माइनस। सेकेंड क्या करना है शेड्यूल नंबर 13 के बाद? सेकेंड बोलो, शेड्यूल नंबर 5 अदर करंट लायबिलिटी, वहां पे डिस्क्लोज करना है। देन प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, अगर ये एडजस्टमेंट आया तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन कहाँ पे डिस्क्लोज करना है? एक आपका इफेक्ट चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एज अ प्रोविजन शेड्यूल 16 के बाद, याद आया? दूसरा इफेक्ट कहाँ पे चला जाएगा? शेड्यूल नंबर 5 अदर करंट लायबिलिटी। देन उसके बाद प्रपोज डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड, अगर प्रपोज डिविडेंड आया तो ये कहाँ पे जाएगा? प्रपोज डिविडेंड एक पहले तो P&L के अप्रोप्रिएशन में चला जाएगा। सेकेंड P&L के अप्रोप्रिएशन के बाद ये भी तो लायबिलिटी है ना, कहा? शेड्यूल नंबर 5 अदर करंट लायबिलिटीज में चला जाएगा। समझ में आया? बोलो, फोटो निकाल के लो। हे, ये सब कुछ नोटबुक में लिखा हुआ है, ऐसे क्यों दिख रहे फिर? कि आज मन नहीं लग रहा है? क्या क्या? मैं ऐसे ही हंसते रहते हैं। आज ज्यादा है क्या? मैं कुछ भी नहीं, अब यहाँ पे हंसने लायक कोई है भी नहीं। गणेश खुद शर्माता है। क्या? नहीं, ये ऐसे वाले ऑप्शन तो चाहिए ही नहीं। डन। चलो, बैंकिंग वाले कंसेप्ट क्लियर। मूव अहेड टू द नेक्स्ट वन। बैंकिंग के बाद इंश्योरेंस पे हो गया ना लिख के? डेप्रीसिएशन, तो डेप्रीसिएशन बचपन से कहते हैं क्या? एसेट डेप्रीसिएशन चार्ज का मतलब डेप्रीसिएशन प्रोवाइड करना है, प्रोवाइड करना है तो फिर आपका कहाँ पे आएगा? एक एसेट में से माइनस करो एंड दूसरा आपका शेड्यूल नंबर 16, और ऑलरेडी चार्ज है तो इन दैट सिचुएशन शेड्यूल नंबर 16 बिकॉज ऑल ट्रायल बैलेंस एज अ सिंगल इफेक्ट एंड एडजस्टमेंट एज अ डबल इफेक्ट।
इंश्योरेंस इंश्योरेंस इंश्योरेंस, वेर इज द इंश्योरेंस? एक मिनट, कंटिन्यू करना है ना ऐसे ही, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? हाँ, ओके। अकाउंट्स ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी, अकाउंट ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी की अगर हम लोग बात करें तो इसमें आपको ये वाला जो थियोरेटिकल पार्ट है ना, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस, ये मार्क करो, ये शॉर्ट नोट में के लिए पूछा जा सकता है। प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस ये आपके नोटबुक में है, ये आपकी थियोरेटिकल नोट्स में दिया है। प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस में पहला आता है आपका विच इज़ नथिंग बट व्हाट, प्रिंसिपल ऑफ इंडिमनिटी, दूसरा इंश्योरेबल इंटरेस्ट, तीसरा प्रिंसिपल ऑफ उबर मरीन फेडी। ये 3 प्रिंसिपल आपको शॉर्ट नोट के लिए 5 मार्क के लिए लिखने के लिए आ सकता है। बहुत आगे है वो, पेज नंबर सम अराउंड 250 के आसपास देखो। ओके, मैं इसको शॉर्ट में एक्सप्लेन करूँ आपके लिए। प्रिंसिपल ऑफ इंडिमनिटी का मतलब क्या होता है? इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमनिटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमनिटी में बेसिकली 2 पार्टीज है, ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकता है। द इंश्योरर इज कॉल्ड इंडिमनीफायर एंड इंश्योर्ड इज इन इंडिमनीफाइड। The contract of indemnity, only those who suffer the losses are compensated to the extent of actual loss suffered by them. One cannot make the profit out of covering his insurance risk. Now, प्रिंसिपल ऑफ इंडिमनिटी ये कहता है कि आप इंश्योरेंस कंपनी से जब इंश्योरेंस निकालते हो, फायर इंश्योरेंस निकालते हो, लाइफ इंश्योरेंस निकालते हो, मरीन इंश्योरेंस या जनरल इंश्योरेंस निकालते हो, तो वो इंश्योरेंस में एक्चुअल लॉस होने पे ही आपको पैसा दिया जाता है। और जितना आपको एक्चुअल लॉस हुआ है उसके एक तो प्रोपोर्शनेट या उतने तक पैसा दिया जाता है, उससे ज़्यादा पैसा कभी दिया नहीं जाता है। तो इंश्योरेंस कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट लेके या इंश्योरेंस लेके आप प्रॉफिट नहीं कमा सकते। दैट इज अ फर्स्ट प्रिंसिपल कॉल्ड एज अ प्रिंसिपल ऑफ इंडिमनिटी। दूसरा इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इंश्योरेबल इंटरेस्ट, ऑल एंड सन्ड्री कैनॉट एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस। फॉर एग्जांपल, तो फॉर एग्जांपल का मतलब किसी भी स्ट्रेंजर व्यक्ति का इंश्योरेंस नहीं निकाल सकते, जिस व्यक्ति को आप जानते हो उसी का इंश्योरेंस निकाल सकते। फॉर एग्जांपल, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई एम डूइंग ओवर ईयर, मैंने मेरी लाइफ का इंश्योरेंस निकाला है, तो मैं मेरे लाइफ को सिक्योर कर सकता? यस। मैं मेरी फैमिली को सिक्योर कर सकता है? यस। नाउ इन दैट सिचुएशन अतुल का इंश्योरेंस निकाल सकता हूँ क्या मैं? देयर इज नो रिलेशन ओवर देयर। अतुल के अलावा अगर कोई रोड पे अननोन पर्सन, उसके इंश्योरेंस निकाल सकते क्या? निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते? नहीं निकाल सकते, उस व्यक्ति से कोई रिलेशन ही नहीं है। सो ऐसे करके भी आप प्रॉफिट नहीं कमा सकते। कुछ लोग नहीं तो क्या करेंगे, रास्ते पे से भिखारी विकारी आ इधर दे तेरा आधार कार्ड, मैं तेरा इंश्योरेंस निकालता, और तो टपकने के बाद मेरे को पैसा मिलेगा एंड ऑल दैट। You cannot make a insurance for your own profit basis. So that's the insurable interest होना ज़रूरी है। अगर वो इंटरेस्ट नहीं है तो स्ट्रेंजर पर्सन, थर्ड पर्सन जिसके साथ आपका कोई रिलेशन नहीं, उसका इंश्योरेंस आप नहीं निकाल सकते। नेक्स्ट वन, प्रिंसिपल ऑफ उबर में फेडी। Under the ordinary law of a contract, there is no positive duty to tell the whole truth in relation to the subject matter, the matter to the contract. There is only negative obligation to tell nothing but the truth. In the contract of insurance, however, there is a implied condition that each party must disclose every material fact known to him. This is because the contract of insurance are of the uber me fedi, the contract of almost good faith. This is because the assessment of the risk and determination of the premium of the insured depend on the full disclosure of the fact. इनका कहने का मतलब है पॉजिटिव बातें नहीं बताई तो भी चलेगा, नेगेटिव सारी बातें बतानी ज़रूरी है। पॉजिटिव मतलब मैं डेली राजगढ़ जाता, 40 किलोमीटर भागता एंड ऑल दैट, मैं कितना फिट है, मैं कितना एकदम हेल्दी है, मेरे को ब्लड प्रेशर नहीं है, शुगर मत बता। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। स्मोकिंग करता है क्या? यस और नो। ड्रिंकिंग करता है क्या? यस और नो।
ये बताना ज़रूरी है। सो द थिंग इज दैट ये लाइफ इंश्योरेंस के रिलेटेड होगा। नाउ इन दैट सिचुएशन इसके हिसाब से अब मुझे ये बताओ, स्मोकिंग कर रहा है, ड्रिंकिंग कर रहा है, तो पता है ये जल्दी मरने वाला है, तो बट ऑब्वियसली इसका LIC जो प्रीमियम है वो प्रीमियम का पैसा क्या करेंगे, ज़्यादा लेंगे कि नहीं लेंगे, ज़्यादा लेंगे। आप देखो जो ड्रिंकर है, स्मोकर्स है, या जिनको डायबिटीज़ है या स्पेसिफिक डिसीज है ऑलरेडी नोन है, तो उनका प्रीमियम हमेशा क्या होता है, ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पे पॉलिसी मैच्योर्ड होने के चांसेस ज़्यादा है। तो पॉजिटिव बातें मत बता, नेगेटिव बातें डेफिनेटली बता, और अगर नहीं बताई आप लोगों ने तो ये फ्रॉड कहलाएगा, फिर आपको इंश्योरेंस क्लेम के पैसे नहीं मिलेंगे। ये 3 शॉर्ट नोट के लिए मार्क इट एज एन वेरी इंपॉर्टेंट वन। डन, कभी नहीं बोलेगा, नेवर एक्सपेक्टेड। जिस दिन मेरे को ये पता चला मैं ऐसे था। क्या मेरा प्रीमियम 1,11,000 का है, मेरा टर्म पॉलिसी है। मैं मरने के बाद मेरे घर वालों को पैसे मिलेंगे। हाँ नहीं ना, मेरा है ही नहीं। 1,11,000 इज नॉर्मल प्रीमियम। मेरा प्रीमियम एक्चुअली टर्म प्लान क्या होता है वो आपको पता नहीं, दैट्स नहीं। प्रीमियम हाई इसलिए, टर्म प्लान में क्या होता है, टर्म प्लान पता है आपको कि नहीं पता है? एक होता है LIC और एक होता है टर्म प्लान। LIC में बेसिकली क्या होता है कि LIC में बेसिकली आपको हर साल प्रीमियम पे करना होता है, एंड उसमें बेसिकली अमाउंट आपको क्या होती है, क्यूमुलेटिव बेसिस पे नहीं मिलती है, कंपाउंडेड बेसिस पे नहीं मिलती है। जो आपकी पॉलिसी की अमाउंट डिसाइडेड है उतनी मिलती है। तो टर्म प्लान जो होता है वो टर्म प्लान में आपको बताना होता है कि आपके मरने के बाद आपके घर वालों को कितना पैसा देना है। तो मैंने बोला 2 करोड़ दो, तो वो बोले 1 लाख का प्रीमियम भरना पड़ेगा। तो उन्होंने ये बोला कि आपकी डेथ कब होगी उसका प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन आपको बताना पड़ेगा। तो वहाँ पे क्राइटेरिया होता है, हाँ होता है। तो देर इज़ अ क्राइटेरिया दैट रैंडम बेसिस पे, ये कंफर्म नहीं है, रैंडम बेसिस पे 80 से पहले डेथ हुई तो, या 80 के बाद। अब 80 से पहले तो तुम मैं सभी मरने वाले, सबको पता है, तो इतना ही क्राइटेरिया बताना है, 80 से पहले या 80 के बाद। 80 से पहले शायद ही मर जाए तो वो थोड़ा बहुत 10% भी रिस्क मेरे को नहीं उठाना था, तो मैंने बोल दिया 100 ईयर्स, मैं 100 साल तक जिएगा, बट 100 से पहले मैं मरेंगा भी। तो मैंने 100 ईयर्स का प्रीमियम लिया हुआ है। अब प्रीमियम लिया है तो आज के एज के हिसाब से यहाँ से मेरे को हर साल उन्होंने क्या बोला कि हर साल सम अराउंड प्रीमियम उन्होंने बोला था 15 या 20,000 रुपये हर साल भरने आपको। तो आई एम एट एज ऑफ 30, तो यहाँ से लेके 100 साल यानी 70 साल, 70 साल के हिसाब से कंपेयर करो 20,000 के हिसाब से कितना हो जाता है 70 साल इंटू 14 लाख के हिसाब से, हाँ तो 14 लाख रुपए के हिसाब से उन्होंने क्या बोला कि आपको हर साल 20,000 पे करना है। जब आप टपक जाओगे उस टाइम पे आपको 2 करोड़ मिल जाएंगे। नाउ इन दैट सिचुएशन मैंने बोला 14 लाख, अब आगे की फ्यूचर इनकम अपने को पता नहीं है ना, अभी पैसा है तो अभी भर सकते। तो मैंने बोला कि शॉर्ट टर्म कोई प्लान है क्या? हाँ, तो उन्होंने बोला शॉर्ट टर्म प्लान है। शॉर्ट टर्म प्लान ये है कि आपको एक काम करना है, आपको 5 साल प्रीमियम पे करना है। मैंने बोला ठीक है, बट प्रीमियम कितना पे करना पड़ेगा? ए मनोज, इंटरनेट चेक करना कि इंटरनेट सबका गया है, नहीं कब का गया है। तो इन दैट सिचुएशन आगे के 70 साल तक 20 हजार प्रीमियम पे करने से वजह से मैंने बोला शॉर्ट टर्म प्लान दो। तो उसने बोला कि 7 साल तक प्रीमियम पे करो, और 7 साल तक आपको 20,000 नहीं देने पड़ेंगे, आपको देने पड़ेंगे 1,11,000। अब 1,11,000 इंटू 7 साल तो कितना हो जाएगा 7,70,000 से अराउंड 8 लाख। तो अच्छा है ना, 14 लाख देंगे उससे बेटर 7 लाख देंगे। 14 लाख देंगे तभी भी 2 करोड़ मिलने वाला है, 7 लाख देंगे तभी भी 2 करोड़ मिलने वाला है। जब मरेंगे तब देखेंगे, और ऊपर से अपने लिए पैसा है नहीं। सो द प्रीमियम वैल्यू वाज गॉट हाई, यानी जो 70 साल का प्लान था ना वो मैंने क्या किया, रिड्यूस किया, तो मेरा प्रीमियम अमाउंट क्या हुआ, बढ़ गया। द थिंग इज दैट मैं प्रीमियम अमाउंट बढ़ने के बाद अब मैं कभी भी जाएंगा तो बट ऑब्वियसली उनको 2 करोड़ देने पड़ेंगे, तो इन्होंने पैसा ज़्यादा एडवांस पे लेकर, दैट्स वाई द प्रीमियम इज हाई। मेरा हेल्थ चेकअप पूरा करवा ले, कुछ भी नहीं मिलेगा, सो डोंट वरी। नो स्मोकिंग, नो ड्रिंकिंग। डन? और कोई आंसर और पर्सनल डिटेल्स कुछ चाहिए तेरे को? नहीं, हो गया, बूढ़ा हो रहा है मैं। चलो कम टू दिस, इसका भी शेड्यूल है, ये भी आपको याद रखने पड़ेंगे। इसके शेड्यूल याद है क्या? बट चलो, यहाँ पे सबसे पहले बनता है आपका एक अकाउंट विच इज कॉल्ड एज अ RA, विच इज कॉल्ड एज अ रेवेन्यू अकाउंट। रेवेन्यू अकाउंट में 4 चीजें 1 2 3 4। पहला प्रीमियम अर्न,
ये आपका पहला वाला पार्ट है, प्रीमियम अर्न। प्रीमियम अर्न इंश्योरेंस कंपनी के हिसाब से सोचो, हम लोग इंश्योरेंस कंपनी, हमको प्रीमियम का पैसा क्या हो रहा है, आ रहा है, तो लोग जितना इंश्योरेंस निकालेंगे उतना प्रीमियम का पैसा देना पड़ेगा, तो इंश्योरेंस कंपनी के हिसाब से वो इनकम है। चलो यहाँ नहीं आ रहा, मोडेम का नाम क्या है उसका, ठीक है सर, नहीं हलो, चलो डन, यहाँ तक आ गए सब लोग। नाउ ध्यान से देखो, सो प्रीमियम अर्न ये शेड्यूल नंबर 1 है। क्लेम तो जिनकी डेथ हुई या जहाँ पे फायर इंश्योरेंस है, मरीन इंश्योरेंस है, उसके अगेंस्ट क्लेम देना है, तो वो क्लेम। नो क्लेम में लीगल चार्जेस भी क्या किए जाएंगे, ऐड किए जाएंगे, तो ये आएगा शेड्यूल नंबर 2। कमीशन, इनके एजेंट होते हैं, वो एजेंट को कमीशन देना पड़ता है, तो वो कमीशन शेड्यूल नंबर 3। देन ऑपरेटिंग एक्सपेंस पर्टिकुलरली रिलेटेड टू दैट बिजनेस, मरीन इंश्योरेंस बिजनेस या फायर इंश्योरेंस बिजनेस, तो वो आएंगे वहाँ पे शेड्यूल नंबर 4। नाउ प्रीमियम में से ये तीनों एक्सपेंस जाने के बाद जो आएगा दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में जो आपके अदर इनकम होते हैं ना, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड ऑल, तो उसको ऐड करना है। जो आपके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नहीं थे, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चे किए, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट एंड ऑल दैट, वो माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, प्रॉफिट। वो प्रॉफिट के बाद आपकी बनेगी यहाँ पे बैलेंस शीट। नो बैलेंस शीट में आपका, मैं शेड्यूल बना के देता हूँ, गिव द हेडिंग, सब लोग ड्रॉ करो यहाँ पे, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट ऑफ इंश्योरेंस कंपनी, बैलेंस शीट ऑफ इंश्योरेंस कंपनी। सीरियल नंबर, लायबिलिटीज, शेड्यूल, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर। रेडी? इसमें से पहला आता है आपका सोर्स ऑफ फंड, सोर्स ऑफ फंड। ओके, सोर्स ऑफ फंड में आएगा शेयर कैपिटल, तो शेयर कैपिटल के लिए शेड्यूल है शेड्यूल नंबर 5। देन उसके बाद रिजर्व्स एंड सरप्लस, उसके लिए शेड्यूल नंबर 6। डन। उसके बाद बोरोइंग, शेड्यूल नंबर 7, शेड्यूल नंबर 7। यहाँ पे आपकी लायबिलिटी क्लोज हो जाती है। सर करंट लायबिलिटी वगैरह वो करंट एसेट में से माइनस करना है बाद में। पार्ट 2, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, एप्लीकेशन ऑफ फंड। पार्ट 2 इज नथिंग बट व्हाट, एप्लीकेशन ऑफ फंड। एप्लीकेशन ऑफ फंड की अगर मैं बात करूँ तो इसमें पहला आता है आपका इन्वेस्टमेंट, शेड्यूल नंबर 8। ओके, इन्वेस्टमेंट आ गया। देन शेड्यूल नंबर 8 के बाद शेड्यूल नंबर 9, दैट इज एडवांसेस। कुछ एडवांसेस वगैरह दिए तो आपने, लोन वगैरह दिया है तो। शेड्यूल नंबर 10, फिक्स एसेट। शेड्यूल नंबर 10, फिक्स एसेट। शेड्यूल नंबर 11, करंट एसेट। शेड्यूल नंबर 12, अदर करंट एसेट।
या फिर शॉर्ट टर्म एडवांसेस। इसमें से करंट लायबिलिटीज माइनस कर दे। सो एक ही मिनट, सॉरी मेरा कंफ्यूजन हो गया। ये वाला कैश लिखो यहाँ पे, शेड्यूल नंबर 11 इज अ कैश एंड बैंक बैलेंस। कैश एंड बैंक बैलेंस शेड्यूल नंबर 11 एंड 12 अदर करंट एसेट। देन शेड्यूल नंबर 13 करंट लायबिलिटीज। शेड्यूल नंबर 14 प्रोविजन, जो शॉर्ट टर्म प्रोविजन होते हैं ना आपके, वो। नाउ ये नेट करंट एसेट हुए और ये नेट करंट लायबिलिटीज हुए। करंट एसेट में से करंट लायबिलिटीज माइनस करोगे तो क्या मिलेगा आपका? वर्किंग कैपिटल। बोल बोल, अरे बोल। डन। नाउ एक बार जितने भी शेड्यूल्स है वो गो थ्रू करो। पहला वाला प्रीमियम, दूसरा वाला क्लेम, तीसरा कमीशन, चौथा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। फिर आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा, उसमें से जो कंबाइन इनकम है ना, इंटरेस्ट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, डिविडेंड रिसीव एंड ऑल दैट, वो ऐड करेंगे। एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंस माइनस करेंगे। फिर उसके बाद शेयर कैपिटल कितना आएगा आपका? 5, रिजर्व 6, बोरिंग 7। ना बाकी का चेक करोगे तो ये सेम बैंकिंग की तरह है, सेम बैंकिंग की तरह। वहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट 8 है, यहाँ पे भी 8 है। वहाँ पे लोन्स एंड एडवांसेस 9 था, यहाँ पे भी 9 है। वहाँ पे फिक्स एसेट 10 था, यहाँ पे भी 10 है। 11 कैश और बैंक, 12 अदर करंट एसेट, 13 करंट लायबिलिटी, 14 आपका आएगा प्रोविजंस, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, जो आपको डिविडेंड है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है, वो वाला। ये करने के बाद आपको बैलेंस शीट को क्या करना है? टैली करना है। सो ये आपके टोटल शेड्यूल हो गए। नाउ शेड्यूल होने के बाद आपका जो प्रीमियम है, उस प्रीमियम पे आपको एक प्रोविजन करनी है। जैसे बैंकिंग में स्टैट्यूटरी रिजर्व्स पे कैसे 25% का प्रोविजन करना है, वैसे यहाँ पे कितने का प्रोविजन करना है? तो बिजनेस कौन सा है उस पर डिपेंड करता है। तो बिजनेस अगर फायर इंश्योरेंस का है 50%, मरीन इंश्योरेंस का है तो 100%, और जनरल इंश्योरेंस का है तो प्रोविजन कितना करना है आपको? 50%, 50% ऑफ योर प्रीमियम। नाउ ये जो प्रोविजन करना है, ये प्रोविजन आप क्या करोगे, कैसे करोगे, उसके क्वेश्चन आज अभी अपन करते हैं। यहाँ पे मैं बताता हूँ कैसे करना है। ये नोट डाउन करके हो गया? देन वेट, ओके। प्रोविजन का एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ध्यान से देखो यहाँ पे। 2014 December. Following is the information provided by Rashtriya Bima Company for the 31st March 2014. On 1st April 2013, unexpired risk reserve in respect of marine insurance was 52.50 crore. In respect of fire insurance, 55 in other miscellaneous and 12.5. तो इतने का प्रोविजन करवा के रखा हुआ है उन्होंने। Then it is a practice of the company to create 100% of the marine policy and 50% on the other during the year. इंश्योरेंस का बिजनेस उन्होंने दिया हुआ है, अदर इंश्योरेंस का बिजनेस दिया हुआ है, प्रीमियम पेड और पेएबल दिया हुआ है। नाउ उन्होंने क्या बोला है? जर्नल एंट्री पास करके दिखाओ अनएक्सपायर्ड रिस्क प्रोविजन की, उसके अलावा अनएक्सपायर्ड रिस्क रिजर्व अकाउंट भी क्रिएट करके दिखाओ। ठीक है, 1 by 1। इसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? वर्किंग नोट करना पड़ेगा। तो मैंने वर्किंग नोट किया है यहाँ पे। अच्छा, इन्होंने किया ही नहीं, चलो ठीक है। वर्किंग नोट नंबर 1, पर्टिकुलर्स। पहला कौन सा है आपका? मरीन फायर मिसलेनियस, मरीन फायर एंड मिसलेनियस। इसमें दिया क्या है? पहले इंश्योरेंस पॉलिसी इशूड, तो ये मेरा प्रीमियम कलेक्टेड है ना, 57, 125 एंड 30। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ प्रीमियम कितना? 57, डाउट है कुछ? हाँ, 125 एंड कितना हुआ? 30। डन।
उसके बाद अदर इंश्योरेंस कंपनी इन रिस्पेक्ट ऑफ रिस्क टेकन, बाकी लोगों ने मुझे प्रीमियम दिया, बाकी की इंश्योरेंस कंपनी ने भी पॉलिसी मेरे से ली हुई है, तो वो भी तो प्रीमियम कलेक्टेड मेरा इनकम है, मैं उसको क्या करूंगा, उसको ऐड अदर कंपनी कितना है 17.50 12.50 और उसके बाद 10। ओके नाउ यहाँ पे क्या है प्रीमियम पेड और पेबल टू द अदर कंपनी, मुझे प्रीमियम देना है बाकी कंपनीज को, तो ये मेरी इनकम नहीं है एक्सपेंस है, तो ये प्रीमियम में से मैं क्या करूँगा माइनस टू द अदर कंपनी। नाउ ये कितना है 21.50, दूसरा 16.50 और उसके बाद 8.50। चलो नेट बताओ मुझे, नेट प्रीमियम कितना है? नेट प्रीमियम कैलकुलेट करके बताओ जल्दी से। कितना है 53। ओके दूसरा 121 ओनली। ओके और 31.50। ओके मरीन पे उन्होंने क्या बोला 100% ना, सो परसेंटेज ऑफ प्रोविजन दिस इज 100%, दिस इज 50%, दिस इज 50%। तो वो प्रोविजन के हिसाब से अगर मैं गया तो यहाँ पे प्रोविजन कितना होना चाहिए 53, इसका आधा बोलो 60.50 और यहाँ पे इसका 50% 15.75, इतने का प्रोविजन होना चाहिए, प्रोविजन अमाउंट ना। इसमें से ऑलरेडी प्रोविजन है ना, प्रोविजन ओपनिंग बैलेंस, सर ये प्रोविजन के ओपनिंग बैलेंस कहाँ दिए हुए, यहाँ पे दिए हुए। ओके मरीन इंश्योरेंस के बदले में प्रोविजन कितना है 52.50, फायर 55 और मिसलेनियस 12.5, तो यहाँ लिख लेते हैं 52.50, 55 एंड 12.5, इतने का प्रोविजन है। अब ज़रा ध्यान से देखो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखो, प्रोविजन करनी कितनी है मुझे 53, फंड में बैलेंस कितना है 52, तो क्या मुझे और प्रोविजन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? यस कितना एडिशनल प्रोविजन ऑफ 0.50, एग्री। देन यहाँ पे प्रोविजन कितनी है 60.50, नाउ करनी चाहिए था ना 60.50 और अभी भी फंड में बैलेंस कितना है 55, तो क्या प्रोविजन करना चाहिए? यस कितना 5.50। नाउ तीसरा वाला सिचुएशन क्या है वहां पे 15.75, इतने की प्रोविजन होनी चाहिए। नाउ इन दैट सिचुएशन मेरे पास बैलेंस कितना है, तो कितने का प्रोविजन और करूंगा 3.25 प्रोविजन करूंगा, प्रोविजन करूंगा, 10 बार चिल्ला रहे, किस चीज के लिए प्रोविजन करूंगा? प्रोविजन फॉर कि कल को अगर प्रीमियम देना है तो मेरे पास उतने पैसे साइड में होने चाहिए, एकदम से अगर मेरे को पैसा देना पड़े तो ये मेरा इस साल का इनकम नहीं है, तो मैं 0.5 की प्रोविजन कम करूंगा, तो मैं प्रीमियम में से उसको क्या करूंगा माइनस, और अनएक्सपायर्ड रिस्क की क्या करूंगा प्रोविजन 5.50 क्या करूंगा माइनस, और प्रोविजन करूंगा अनएक्सपायर्ड रिस्क 3.25 प्रीमियम में से माइनस करूंगा और मेरा प्रोविजन बन जाएगा वहां पे अनएक्सपायर्ड रिस्क। अब इतने के प्रोविजन क्रिएट करने तो ये आपके कहाँ से जाएंगे, इनकम में से जाएंगे, तो ये आपका इनकम है क्या? नहीं। तो अकाउंटिंग एंट्री साल के एंड में क्या होगी? मरीन रेवेन्यू, इसी में से पैसे साइड में करेंगे ना, अकाउंट डेबिट टू अनएक्सपायर्ड रिस्क रिजर्व, कितने का 0.50, ये मेरा पहला अकाउंटिंग एंट्री आएगा। दूसरा अकाउंटिंग एंट्री क्या होगा? दूसरा कौन सा आपका फायर, तो अकाउंटिंग एंट्री फायर रेवेन्यू अकाउंट डेबिट टू अनएक्सपायर्ड रिस्क रिजर्व 5.50, ये हो गया। तीसरा कौन सा है आपका मिसलेनियस, तो मिसलेनियस रेवेन्यू डेबिट टू अनएक्सपायर्ड
रिस्क रिजर्व 3.25 3.25 ओके सर। एक आध बार में अगर ऐसे हो गया कि आपके पास ऑलरेडी ओपनिंग प्रोविजन ज़्यादा है तो फिर प्रोविजन क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। उल्टा जितना प्रीमियम का या प्रोविजन ज़्यादा है ना उसको उल्टा क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे। अभी प्रोविजन क्रिएट करे तो एंट्री क्या करें, मरीन रेवेन्यू अकाउंट डेबिट टू अनएक्सपायर्ड रिस्क। ऐसे समझो मेरे फंड में बैलेंस, मेरे को प्रोविजन करना कितना था 53 का, और मेरे फंड में बैलेंस कितना था 52.50, तो मैंने 0.5 का प्रोविजन किया। अगर मेरे यहाँ पे फंड में बैलेंस 55 का था तो इन दैट सिचुएशन मुझे प्रोविजन करने की ज़रूरत है क्या, नहीं। मुझे प्रोविजन करनी थी 53 की, फंड में बैलेंस कितना है 55, तो उल्टा ज़्यादा प्रोविजन है। ज़्यादा प्रोविजन है तो उसको क्या करेंगे, रिवर्स। फिर अकाउंटिंग एंट्री क्या होगा, अनएक्सपायर्ड रिस्क डेबिट टू मरीन, कितना 2 समझ में आया। तो इसके कैलकुलेशन कैसे करने हैं, ओके 50% सब कुछ करने के बाद नेट प्रीमियम के हिसाब से कैलकुलेट करना है। ओके नेक्स्ट वन, अकाउंटिंग एंट्रीज हो गई। अब अकाउंटिंग एंट्रीज के बाद लेजर में ओरली दिखा रहा, ओपनिंग बैलेंस इनके ऑलरेडी थे ना, 52 बैलेंस था, 55 का बैलेंस था, 12.5 का बैलेंस था, मैंने प्रोविजन किया। तुम्हारे सामने एंट्री है, मरीन टू अनएक्सपायर्ड रेस, फायर टू अनएक्सपायर्ड रेस, मिसलेनियस टू अनएक्सपायर्ड रेस। तो अनएक्सपायर्ड रेस को क्या करें, क्रेडिट। कितना कर रहे क्रेडिट, तो उसके हिसाब से देखो क्रेडिट यहाँ पे डायरेक्ट करो। इन लोगों ने कुछ भी नालायक की तरह करते रहते। 0.50 की यहाँ पे, उसके बाद कौन सा था 5.5 और 3.25, इनका टोटल लेने के बाद यहाँ पे ऑटोमेटिकली बैलेंस 50, 60 एंड 15.75 आ जाएगा। दिस इज द लेजर। ओके अननेसेसरी उसको कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ। ये टाइप का क्वेश्चन कर पाओगे, एग्जाम में 8 मार्क के लिए पूछा था इन 2014। ओके और ये इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, वन ऑफ द पार्ट ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज, और ये सबसे ज़्यादा किया जाता है। ऑडिटर सबसे ज़्यादा काम इसी पे किया जाता है कि चेक करे कि प्रोविजन किया है कि नहीं किया है। देन इसके अलावा वैल्यूएशन के क्वेश्चंस जो आपके इसमें मॉड्यूल में बहुत ही कम कवर किए, बट इन्होंने बहुत बार पूछे। देखो मैं अभी भी बोल रहा हूँ, बैंकिंग, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी मिला के चैप्टर नंबर 4 है। ओके इन्होंने अगर ठानी ना कि आपका मस्त मजाक उड़ाने वहाँ पे, तो ये हर छोटे छोटे चीज़ों पे कंसेप्ट पे क्वेश्चन पूछेंगे। EIGC DCGC कवरेज निकाल के बताओ, 2 मार्क। फिर इमीडिएटली पूछेंगे 2 मार्क के लिए कि हाँ रीबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड, क्योंकि अपन क्या करते हैं, अपन बड़े बड़े की प्रैक्टिस ज़्यादा करते हैं, छोटे की कम करते। रीबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड 4 मार्क वहाँ पूछ ले बैंकिंग के, बोलेंगे हाँ चलो इसका वैल्यूएशन ऑफ बैलेंस शीट दिखाओ, इसका फंड बैलेंस करके दिखाओ, इसका रेशो पॉलिसी होल्डर को कितना पैसा दोगे ये कैलकुलेट करके दिखाओ। तो ये वाले क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो 4 मार्क वहाँ, 4 मार्क वहाँ, एक इलेक्ट्रिसिटी पे 4, तीनों पे पूछना ये आपको ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक क्रिएट करेगा। एक किच क्वेश्चन 10 मार्क के लिए तो तुम्हारे लिए आसान है, बट वो तुम्हारे लिए आसान रास्ता करेंगे नहीं। सो बी वेल प्रिपेयर्ड फॉर द स्मॉल कंसेप्ट। ये वाले क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट है। ग्रीजा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी फर्निश विद द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। लाइफ इंश्योरेंस फंड आपका है 31 मार्च 2014 26,56,000। नेट लायबिलिटी 10,34,000। इंटरिम बोनस दिया, अमाउंट प्रपोज, अमाउंट पेड टू द शेयर होल्डर। तो इनका रेशो है 95:5। ये अमाउंट का रेशो है, याद है क्या ये? हे भगवान कैसे होगा रे। चल ठीक है कोई ना, ये रेशो इनका 95:5। कैसे कब आएगा मैं आपको बताता हूँ 1 by 1। ये लाइफ इंश्योरेंस फंड आया कहाँ से? ये लाइफ इंश्योरेंस फंड आपने साइड में किए हुए पैसे कि कल को अगर इमरजेंसी है मेरे को इमीडिएटली पैसा देने के लिए आना चाहिए। तुम्हारा जो प्रीमियम का पैसा आता है वो मेरा इनकम है, बट वो इनकम को मैं सिर्फ खर्चे में या डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं लगाता, उसको मैं साइड में क्या करता, इन्वेस्ट करता, ताकि जब क्लेम देना पड़े तो मेरे पास सफिशिएंट पैसे हो। तो मैं वही आए हुए पैसे का फंड क्रिएट किया है, दैट फंड इज कॉल्ड एज व्हाट, लाइफ इंश्योरेंस फंड। उसके अगेंस्ट लायबिलिटी कितना है मेरा 10,34,000। तो ध्यान से देखो, वैल्यूएशन ऑफ बैलेंस शीट, ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि वैल्यूएशन ऑफ बैलेंस शीट से नेट प्रॉफिट निकालो। तो वैल्यूएशन ऑफ बैलेंस शीट, दिस इज अ लायबिलिटी, दिस इज अ एसेट। लाइफ इंश्योरेंस फंड आपको डालना है कहाँ पे, बैलेंस शीट के एसेट साइड पे। बाय लाइफ इंश्योरेंस फंड 26,56,000। इसके अगेंस्ट मेरा क्लेम कितना है, नेट लायबिलिटी कितनी है 10,34,000। तो दिस इज अ बैलेंसिंग फिगर, ये मेरा क्या है, प्रॉफिट। कि देखो
56,000 साइड में करें, उसके अगेंस्ट लायबिलिटी गया, अब बाकी का मेरा क्या है, प्रॉफिट। सो दिस इज अ नेट प्रॉफिट। वैल्यूएशन ऑफ बैलेंस शीट करके प्रॉफिट निकाल सकते हो। जस्ट गिव मी ऑफ 5 मिनट्स, उसके बाद ये फॉर्मेट में भी कंफर्टेबल हो जाओगे। ओके, नेट प्रॉफिट कैसे निकाला समझ में आया। ओके, अब ये नेट प्रॉफिट में से इन्होंने क्या किया, बोनस दिया पॉलिसी होल्डर को। ऐसा ही कभी भी कितना ही बोनस नहीं दे सकते पॉलिसी होल्डर को, उसका भी रेशो डिसाइडेड है, और वो रेशो है 95:5 रेशो। तो ये जो 16,22,000 का आपको प्रॉफिट हुआ है, उस इंटरिम बोनस को मैंने क्या किया, ऐड। अगर मैंने इंटरिम बोनस नहीं दिया होता तो मेरा प्रॉफिट कितना होता, 17,45,800। पॉलिसी होल्डर को पैसा देने से पहले मेरा प्रॉफिट कितना था, ये तो इंटरिम बोनस दे दिया है ना, मैं इसको ऐड बैक करूं ताकि मेरे को ओरिजिनल प्रॉफिट पता चले बोनस देने से पहले। तो मेरा ओरिजिनल प्रॉफिट कितना था, 17,45,800। दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। अब हम लोग असली खेल खेलेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। मेरा नेट प्रॉफिट कितना है, 17,45,800। कैसे आया समझ में आया। नाउ इसमें से अगर उन्होंने बोला कि कुछ पैसे साइड में करो, किसी का प्रोविजन करो, तो वो करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है क्या, यस उन्होंने बोला है कैरी फॉरवर्ड करो, कितना, 2,55,000। तो पॉलिसी होल्डर को पैसा पहले कैसे दे सकते हैं, तुम पहले तुम्हारे पैसे साइड में करो ना, इसलिए वो इंटरिम डिविडेंड को मैंने क्या किया था, ऐड किया था कि दे आर इन अ फर्स्ट प्रायोरिटी। तो मैंने कैरी फॉरवर्ड वाला पैसा पहले क्या किया, माइनस। तो अब मेरे पास बैलेंस कितना बचा, 14,90,800। एग्री। इसमें से 95% पैसा मैं पॉलिसी होल्डर के लिए देंगे। किसको देंगे, पॉलिसी होल्डर। और 5% पैसा जो है वो 5% पैसा मैं दूंगा शेयर होल्डर को। 5% पैसा किसको दूंगा, शेयर होल्डर को। तो ये रेशो क्या है, 95:5। 95 टू होम, पॉलिसी होल्डर, 5 टू होम, स्टेक होल्डर, शेयर होल्डर, उनके लिए। अब तुम्हारा ये जो बैलेंस है ना 14,90,800, इसका 95% निकालो, इसका 95%। कितना हुआ, 14,60,200। तो पॉलिसी होल्डर चिल्ला चिल्ला के आएंगे वहां पे, हमारा 14,60,260 दे दो। तो उसमें से अपन क्या बोलेंगे, वेट ना लायक, ये तेरा इंटरिम बोनस तेरे को दिया हुआ है कितना, 1,23,800। तो अब मैं तेरे को और कितना देना लगता हूँ, 12,92,460। अब समझ में आया। इंटरिम बोनस तब ऐड बैक किया था क्योंकि वो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूटेबल नहीं था। लीगली अलाउड रेट कितना है, 95:5 के प्रोपोर्शनेट में। तो तेरे को बोनस देने से पहले ओरिजिनल प्रॉफिट कितना था, इसमें स्टेक होल्डर का भी शेयर है और तेरा भी शेयर है। तो ओरिजिनल प्रॉफिट पता करने के लिए इंटरिम बोनस को अपन ने क्या किया, ऐड। फिर तुमने बोला रिजर्व्स को पैसा डालो, तो रिजर्व्स को पैसा डालने के लिए अपन ने क्या किया, माइनस। फिर मुझे बोला डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, उसको डिवाइड किया 95:5 गया शेयर होल्डर के लिए, 95 बोनस होल्डर के लिए यानी आपके पॉलिसी होल्डर के लिए। उसमें से इंटरिम बोनस क्या करना है, माइनस। तो दिस इज अ नेट अमाउंट ड्यू। शेयर होल्डर को, स्टेक होल्डर को कितना देना है, 74,540। कर पाओगे। इसी टाइप का सेम एग्जाम्पल, कुछ भी नहीं, फॉर्मेट बेस्ड ऑफ फिगर डालो, कुछ भी नहीं हुआ। 8 मार्क के लिए क्वेश्चन आ रहे हैं ना, मैं तो 8 में से 8 लेके आऊंगा। यहाँ पे कुछ है ही नहीं इसमें। लाइफ इंश्योरेंस फंड दिया, इंटरिम बोनस है, नेट लायबिलिटी दिया हुआ है, सरप्लस बॉट फॉरवर्ड दिया हुआ है, डायरेक्टर कंपनी टू कैरी फॉरवर्ड 10 लाख दिया हुआ है, पॉलिसी होल्डर और शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्या बोला है, बैलेंस शीट बनाओ। ओके। क्या बोला है, प्रॉफिट निकालो 2 साल का। ओके। और क्या निकालना है, सरप्लस डिस्ट्रीब्यूटेबल निकालना है। ठीक है, बैलेंस शीट बना लिया, बराबर। यहाँ पे क्या आता है, क्रेडिट साइड पे, एसेट साइड पे लाइफ इंश्योरेंस फंड है कितना, 90 लाख। उसके अगेंस्ट नेट लायबिलिटी कितना है, 75 लाख। तो मेरा प्रॉफिट कितना हुआ, 15 लाख। 2 मार्क तुम्हारे दिया ना, इधर 2 मार्क। कैसे लिखने का, कंपनी का नाम, वैल्यूएशन ऑफ बैलेंस शीट, एसेट लायबिलिटी, फंड के अगेंस्ट लायबिलिटी माइनस करो, बैलेंस विल बी प्रॉफिट। 2 मार्क मिल जाएंगे यहाँ पे। नाउ इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे। नाउ मेरा सरप्लस कितना आया, 15 लाख रुपए। इंटरिम बोनस ऐसा कैसे दिया, इंटरिम बोनस बिना इजाजत के 1.5 लाख रुपए का। इसको क्या करेंगे, ऐड बैक। तो मैंने ऐड बैक किया इसको, तो कितना हुआ, ऐड बैक करने के बाद 16,50,000। इसमें से उन्होंने क्या बोला है, जरा ध्यान से देखो। इसमें से पिछले साल का 9 लाख है। अब पिछले साल का 9 लाख है तो पिछले साल का प्रॉफिट बांट दिया ना, शेयर होल्डर, पॉलिसी होल्डर, वो यहाँ पे कंसिडर होगा क्या, नहीं, इसलिए उसको भी क्या करेंगे, माइनस।
तो 16,50,000 में से 9 लाख तो पिछले साल के थे, तो इस साल का कितना बचा 7,50,000। नाउ 7,50,000 में से भी इन्होंने क्या बोला है जरा ध्यान से देखो, तो इन्होंने बोला है डिवाइड द बैलेंस बिटवीन द पॉलिसी होल्डर। उसमें से डायरेक्टर ने डिसाइड क्या किया है कि कैरी फॉरवर्ड करना है 10 लाख रुपए। ओके, अब ध्यान से देखो ये मेरे 15 लाख थे और ये 1,50,000 से टोटल कितने हुए थे 15 लाख प्लस 1,50,000 बोनस वाले। हाँ, तो टोटल सरप्लस था मेरा 16,50,000। इसमें से कैरी फॉरवर्ड कितना करना है, तो कैरी फॉरवर्ड करना है आपको 10 लाख, तो बचा कितना 6,50,000। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। इसका एक हिस्सा शेयर होल्डर को, एक हिस्सा पॉलिसी होल्डर को, रेशो वही स्टैंडर्ड है 95 एंड 5। 6,50,000 का 5% कितना है 32,50,000, उसमें से कुछ माइनस होगा नहीं। पॉलिसी होल्डर का कितना है 6,50,000 के 90% 6,17,500। इसमें से अपन ऑलरेडी बोनस दे चुके ना 1.5 लाख का, तो और कितना देना है 4,67,500। समझ में आया? इतनी बार रिपीट हुए ना ये क्वेश्चन, आप इमेजिन नहीं करोगे, चेक करो इतनी बार रिपीट हुए, कम से कम 12 से 13 बार रिपीट हुए। साल चेक करो 2009 में नहीं है। ओके 2012 कितने मार्क के लिए 5 मार्क के लिए। अगेन वैल्यूएशन ऑफ बैलेंस शीट, नेट प्रॉफिट एंड डिस्ट्रीब्यूशन। वैल्यूएशन ऑफ बैलेंस शीट मतलब वो टेबल बनाना है। दूसरा नेट प्रॉफिट में से क्या करना है इंटरिम ऐड करके कैरी फॉरवर्ड, दैट इज अ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। और तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन 95:5। 5 मार्क के लिए पूछा था। ये भी देखो 2012 दिसंबर, अगेन कितने मार्क के लिए 5 मार्क के लिए। देन 2013 में भी कितने मार्क के लिए पूछा वहाँ पे 4 मार्क के लिए। वैल्यूएशन ऑफ बैलेंस शीट, नेट प्रॉफिट एंड इन कितने मार्क के लिए 8 मार्क के लिए 2014। देन लाइफ इंश्योरेंस फंड, नेट लायबिलिटी, वैल्यूएशन, इंटरिम, प्रिपेयर वैल्यूएशन सिर्फ 2 मार्क के लिए 2014 में ही पूछा। देन ये अपन ने किया 2014 का, 2015 में है, 2015 में है, 2015 के बाद ये तो नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, 2016 में। या देखो लाइफ इंश्योरेंस, नेट लायबिलिटी, ये क्या बनाना है वैल्यूएशन ऑफ बैलेंस शीट 2 मार्क के लिए 16 में है। वापस 2016 में वैल्यूएशन ऑफ बैलेंस शीट एंड डिस्ट्रीब्यूशन कितने मार्क के लिए 6 मार्क के लिए। तो इतनी बार तो पूछा उन लोगों ने। चलो एक लास्ट टाइम ब्रशअप करने के लिए एक ही बार कर लेते, देन विल शिफ्ट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सन लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। आज के आज क्लास में खत्म करो ना, लाइक अभी टाइम नहीं है तुम्हारे पास। बैलेंस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस फंड कितना है 502। नाउ इसके अगेंस्ट लायबिलिटी कितना है 490। नाउ 502 एंड बैलेंस ऑफ रेवेन्यू अकाउंट फॉर 31 मार्च। 2 बैलेंसेस दिए हुए। नाउ 2 बैलेंसेस दिए तो कंफ्यूज मत होना। लाइफ इंश्योरेंस फंड के बैलेंस जानबूझ के 2 दिए, बट ये एक कौन सा है अप्रैल का है और एक कौन सा है मार्च का है। बैलेंस शीट कब बनाते मार्च में, तो कौन सा लोगे 700 नहीं तो 502 लेके गलती करोगे। समझ में आया? दूसरा इसके अगेंस्ट लायबिलिटी कितना है 490, तो नेट प्रॉफिट कितना हुआ 210। इजी 2 मार्क तुम्हारे यहाँ पे। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन में मैंने आपको पहले ही बोला है नेट प्रॉफिट लो, नेट प्रॉफिट में इंटरिम बोनस क्या करना है ऐड करना है, और इंटरिम बोनस के अलावा कुछ कैरी फॉरवर्ड करना है, तो उसको क्या करना है लेस। दिस विल बी कॉल्ड एज व्हाट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। नाउ यहाँ पे कुछ कैरी फॉरवर्ड तो करना है नहीं, इंटरिम बोनस है, तो 210 80 0, तो ये कितना आया 290। करेक्ट 290 आया, यस डन। डिस्ट्रीब्यूट करना है कैसे, रेशो क्या है 95:5। 5 दे दो स्टेक होल्डर को, 290 का 5%, 14.50, 95% 275.50, बट उसमें से 80 दिया ना तुमने, तो नेट क्लेम कितना बचा 195.50। कर पाओगे? ये पीडीएफ शेयर कर दूंगा आज के रात, बाकी के जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे खत्म कर दो। ओके देन ये एक वैरायटी कवर हो गया।
ओके। इस टाइप का एक क्वेश्चन मॉड्यूल में भी है, मैं कल भी दोबारा करवाऊंगा, अभी एक करवाता हूँ, देन विल स्टॉप, देन एक और क्वेश्चन है वो मैं कल करवाऊंगा। ओके। Credential General Insurance Company supplies you the following information. You are required to ask the amount of claim as it would appear into the revenue account for 31st March 2010. Now डायरेक्ट बिजनेस से रेवेन्यू दिया हुआ है, क्लेम दिया हुआ है, और इनडायरेक्ट बिजनेस से दिस इज अ क्लेम पेड और क्लेम पेएबल। उसके अलावा एक और है क्लेम रिसीव्ड और क्लेम रिसीवेबल, एक्सपेंस ऑफ द मैनेजमेंट। तो यहाँ से एक्चुअली आपको कैलकुलेट क्या करना है, तो आपको कैलकुलेट करना है कि टोटल नेट क्लेम शेड्यूल नंबर 2 को चार्ज कितना करोगे, ये आपको कैलकुलेट करना है। सो ये चीज़ें देखने के बाद थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हो कि कौन सा किस में कंसिडर करना है, कौन सा ऐड करना है, कौन सा लेस करना है। एक फॉर्मूला तो आपको रेगुलरली पता है, क्या? ऐड आउटस्टैंडिंग एट द एंड, लेस आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग, ऐसे करके 1 बाय 1 करते जाना है। सो यहाँ पे दो बिजनेस है, एक कौन सा बिजनेस है आपका? डायरेक्ट बिजनेस, और एक बिजनेस आपका कौन सा है? इनडायरेक्ट बिजनेस। ये क्वेश्चन राइटिंग में करो, गिव द हेडिंग 2010 क्वेश्चन दिसंबर, राइटिंग में करेंगे। चलो रेडी? नाउ 2010 दिसंबर, वहाँ पे नोट डाउन करो, कैलकुलेशन ऑफ क्लेम, कैलकुलेशन ऑफ क्लेम, कॉलम बना के रखो, पर्टिकुलर्स रुपीस रुपीस, particulars rupees. Now under that first, claim paid during the year, claim paid during the year. ओके मुझे क्लेम देने तो दो जगह से क्लेम देने, एक जो मेरे पास जिन्होंने पॉलिसी उतारा उनको डायरेक्टली मैं देना लगता हूँ और इनडायरेक्टली मैं देना लगता हूँ। तो पहला डायरेक्ट बिजनेस और दूसरा इनडायरेक्ट बिजनेस। डायरेक्ट बिजनेस और इनडायरेक्ट बिजनेस, क्लेम पेड ड्यूरिंग द ईयर दिया है क्या मुझे? यस दिया हुआ है। कितना है? 19,10,000। और दूसरा कौन सा है? 12,40,000। 12,40,000। डन। नाउ इसमें बेसिकली क्लेम पेएबल, क्लेम रिसीव्ड, इसको फिलहाल के लिए होल्ड रखो, बाद में करते। नाउ इसमें बेसिकली आपका अगर देखा जाए तो एक्सपेंस ऑफ द मैनेजमेंट में से 61,500 सर्वेयर का फ़ी है और 78,300 आपके लीगल चार्जेस है। तो लीगल चार्जेस आपको पे करने पड़ेंगे इंश्योरेंस कंपनी को, वो तो सामने वाली पार्टी देगा नहीं, सर्वे करना पड़ेगा ना कितने का नुकसान हुआ कितना नहीं। तो ये क्लेम रिलेटेड खर्चा है, तो ये भी उसमें क्या करेंगे? ऐड। तो यहाँ पे जाके ऐड कर दो, ऐड सर्वे फी एंड लीगल एक्सपेंसेस, सर्वे फी एंड लीगल एक्सपेंसेस। कितना है? 61,500, 78,300, इसका टोटल आउटर कॉलम पे डालो। कितना? 1 करोड़, नंबर बड़े गड़बड़े दे रहे, ध्यान से बोल। 1 करोड़ 3 लाख
89,800 ये आया। नाउ इतना क्लेम मुझे देना है। अब इसमें एक कंसेप्ट है, दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड एज व्हाट, री इंश्योरेंस। कि मुझे क्लेम देना है तो जरूरी नहीं कि हर बार मैं मेरे जेब में से दूँ। मैं मेरी रिस्क को डाइवर्सिफाई करने के लिए किसी और कंपनी का इंश्योरेंस लेता हूँ, मैंने उसको प्रीमियम दिया है, तो उससे भी तो मेरे को क्लेम आने वाला है क्या? यस, वहाँ पे दिया है ना एक क्लेम रिसीव्ड, कितना, 3,60,000, तो वो तो मेरे जेब में से नहीं जा रहा ना, तो उसको क्या करूँगा मैं, माइनस। सो लेस क्लेम रिसीव्ड 3,60,000। कितना हुआ? 1 करोड़ 1,29,00,000 कैसे होगा? सिर्फ 1 करोड़, नहीं डबल जीरो, 29,800। ओके, तो मुझे ये बताओ, ये जितना भी कैलकुलेशन किया इसमें ओपनिंग क्लोजिंग मैंने एक भी कंसिडर किया है क्या? नहीं, मैंने सिर्फ डायरेक्ट बिजनेस के फिगर लिए, इनडायरेक्ट बिजनेस के फिगर लिए ना, सिर्फ एक्सपेंसेस जो था जो क्लेम से रिलेटेड है उसको ऐड बैक किया, और जो क्लेम मुझे बाहर से मिला है वो मेरे जेब में से नहीं है तो वो माइनस किया, तो यहाँ तक मैं आ गया। नाउ वो जो ओपनिंग क्लोजिंग बाकी है उसका हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। नाउ ये क्लेम पेएबल है, और एक क्लेम पेएबल के अलावा एक क्लेम रिसीवेबल है, ये भी कैलकुलेशन 1 बाय 1 करके करना पड़ेगा। यहाँ पे 2 लाइन छोड़ दो, 2 लाइन, उसके बाद एक और वर्किंग नोट करो, वर्किंग नोट नंबर 2 बोल दो इसको, वर्किंग नोट नंबर 2, क्लेम आउटस्टैंडिंग एट द एंड, क्लेम आउटस्टैंडिंग एट द एंड, तो मेरा साल एंड कब हो रहा है? 31 मार्च 2010, 31 मार्च 2010, डन। नाउ मुझे फिगर कौन से कंसिडर करने? 31 मार्च 2010 के कंसिडर करने, सो बी केयरफुल। 31 मार्च 2010 डायरेक्ट बिजनेस से कितना है? 17,25,000। इनडायरेक्ट बिजनेस से कितना है? 65,500। लिखो यहाँ पे, डायरेक्ट बिजनेस कितना था? 17,25,000। इनडायरेक्ट बिजनेस 65,500। ओके, नाउ ये एंड की बात चल रही है ना, सर नीचे भी कुछ तो था ना, रिसीवेबल था, रिसीवेबल एट द एंड, तो ये कितना है? 1,90,500। आप बताओ क्या करना है? माइनस करेंगे, बिकॉज दिस वॉज रिसीवेबल एट द एंड, 1,90,500। आउटर कॉलम पे कितना आएगा? एग्जैक्ट 16 लाख, 16 लाख। ये फिगर कौन सी आई मेरी? एंड की। ओके, उन्होंने पूरा खिचड़ी बना के दिया है, मैं इसको धीरे 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 करके 1 बाय 1 क्या कर रहे हैं? सॉर्ट कर रहे हैं। एक और वर्किंग नोट, वर्किंग नोट नंबर 3, डन। इसको क्या बोलेंगे? क्लेम आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग, बिगिनिंग दिया है क्या उन्होंने? तारीख क्या है? 1 अप्रैल 2009, 1 अप्रैल 2009। नाउ इन दैट सिचुएशन डायरेक्ट बिजनेस और इनडायरेक्ट बिजनेस, डायरेक्ट बिजनेस इनडायरेक्ट बिजनेस, बिगिनिंग वाला मतलब कौन सा? 15,08,500 एंड 1,55,000, 15,08,500 एंड 1,55,000। अरे सर वो री इंश्योरेंस वाला रिसीवेबल भी तो है ना, उसको क्या करेंगे? रिसीवेबल एट द बिगिनिंग, वो कितना है? सर वो कुछ तो है 95, 95 माइनस करो, 15 लाख
68,500। यहाँ तक आ गए? मैंने बोला था ना आपको 2 लाइन छोड़ दो। यहाँ तक आ गए क्या सब लोग? ओके, नाउ ये जो आपके 16 लाख रुपीस है, दिस इज व्हाट आउटस्टैंडिंग क्लेम एट द एंड। तो आपका ग्रुप 1 से प्रिंसिपल है, फाउंडेशन से प्रिंसिपल है, ऐड आउटस्टैंडिंग एट द एंड। तो मैं इसको क्या करूँगा, ऐड आउटस्टैंडिंग एट द एंड, कितना 16 लाख। और क्या करूँगा, लेस आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग, वो कितना था आपका 15,68,500। 15,68,500। तो मेरा नेट आंसर कितना आ रहा है देखो, बोल 1 मिनट। हाँ, तो नेट क्लेम कितना आया, 1,61,300। इसका टोटल एक बार चेक करो, ये वाला बराबर है ना? ओके, तो आपका आंसर कितना आया, 1,61,03,000। कैसे कैलकुलेट किया समझ में आया? एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। पहले क्लेम ड्यूरिंग द ईयर कंसिडर किए, फिर ओपनिंग वाला अलग कैलकुलेट किया, क्लोजिंग वाला अलग कैलकुलेट किया। ओपनिंग क्लोजिंग का रूल बाद में आपको पता है। ऐसा इतना खिचड़ी देखने के बाद कुछ नहीं होता। ये क्वेश्चन पूछा गया था 10 मार्क के लिए। हाँ, बस इतना है। इन्होंने 78,800 की जगह यहाँ पे बाद में लिया कितना है, 70,300। तो 6,000 का डिफरेंस है। बोले कुछ है करे कुछ और है, बट ठीक है। ये आपका आंसर समझ में आ गया एकदम से, एकदम क्रिस्टल क्लियर। इसी टाइप का सेम क्वेश्चन आपके एक मॉड्यूल में भी है। टाइम परमिट हुआ तो कल मैं सॉल्व करवाऊंगा। और इसमें बाकी रेवेन्यू अकाउंट के ही क्वेश्चंस बाकी है, तो वो रेवेन्यू अकाउंट वाले क्वेश्चन कल ही हो जाएंगे, आज तो नहीं हो पाएंगे। सो डू इट टुमारो। वेट, एक हाथ कुछ और वैरायटी बाकी है क्या देखता। लाइफ इंश्योरेंस फंड वाले क्वेश्चन समझ में आएगा ना, वैल्यूएशन ऑफ बैलेंस शीट एंड ऑल। अनएक्सपायर्ड रिस्क वाला हो चुका है, ठीक है, डन। मेजॉरिटी पार्ट हो चुका है। एक बैलेंस शीट का क्वेश्चन है, एक पीएनएल का क्वेश्चन है, वो कल वाले सेशन में करवाता हूँ। इलेक्ट्रिसिटी भी कल ही एक्सटेंड हो जाएगा। ओके, तो ठीक है, कल एक्स्ट्रा कर लेंगे। आज इंटरनेट के कारण थोड़ा सा इशू है, तो ठीक है।